हे माय लवलीज बाट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। ये वन शॉट एक रिवॉर्ड पर आधारित होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा। एंड देन ये रिकार्नेशन कैसा है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना? देन चलिए हम देखते हैं। विंग जो कि गहरे नींद में सो रहा था। ये हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी इंग है। वी बुशान अपने मॉम डैड का एक लौता बच्चा। विंग आराम से सो रहा होता है एंड देन बाहर से उसे कुछ आवाजें आ रही थी। विंग, बाबा, बाबा, उठ जाओ बेटा। विंग, बाबा, बाबा, उठ जाओ। इतना बोलकर एक लेडी हाथ में ट्रे और एक सूप का बॉल लिए हुए अंदर एंटर कर रही होती, लेकिन विंग कंबल को पकड़े हुए कुछ देख रहा था। अजीब सा सपना, बहुत ही ज्यादा अजीब सा सपना। वो जब देख पा रहा था कि वो एक ब्रिज के ऊपर चढ़ा हुआ है, जहाँ पे उसका जो करंट हस्बैंड है वो वेन चाओ है, और वो उसे बोल रहा है प्लीज नीचे आ जाओ। तो विंग कहता है नहीं, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपनी गर्लफ्रेंड वांग लिंग जाओ की वजह से मुझसे मुझसे शादी करना चाहते थे, ताकि ताकि मैं उसे बच्चा दे सकूं। और ये बोल करके और वो उसे देख रहा होता है। तो ये सुनना हुआ था तो वेंचर कहता है देखो, अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो अच्छी बात है। बच्चा ही एक ऑप्शन नहीं था, तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी कंपनी, सब कुछ चाहिए था मुझे। इसलिए चुपचाप से नीचे आओ। इतना बोलकर धीरे धीरे बढ़ते हुए वांग लिंगजाओ उसके पास जाते रहे, उसे खींच कर नीचे लाती है। अंदर ऐसे जबरदस्ती धकेलते हुए उस कार में उसे डाल देती है। उसके बाद कहती है आप जाकर मरो। और वो कार को ना ऑटो पायलट मोड पर ऑन करके और उसका ब्रेक का जो तार था उसे निकाल करके एंड देन कार को चलने के लिए छोड़ देती है। विंग उस कार से ऐसे टक 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 करते हुए कहता है बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने कहा बचाओ मुझे, बाहर निकालो प्लीज, बाहर निकालो प्लीज, बाहर निकालो। और अचानक से सामने आते हुए एक कार से टक्कर हो जाती है। सामने वाले कार में बैठा शख्स, वो ड्राइवर, और इस कार में बैठा विंग, तीनों की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ विंग हाँ करते हुए उठता है। और जब वो उठता है तो सामने अपनी मॉम को देखता है। उसे देखते हुए अपने आप को देखना स्टार्ट करता है और कहता है मैं 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 यहाँ क्या कर रहा हूँ? मॉम कहती है क्या बात है बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो का क्या मतलब है? आप जल्दी जल्दी से ये नाश्ता कर लो। और आपको पता है ना, आज आपके लिए बहुत सारे लड़के के नेम प्लेट्स आए हैं। तो आपको जिस भी लड़के से शादी करनी है आप सेलेक्ट कर लो, हम आपकी शादी उससे करा देंगे। मुझे पता है जो मेरा विंग है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड विंग चाओ को ही सेलेक्ट करेगा, है ना? विंग कहता है नेम सेरेमनी वाली डे। और वो देखता है और फोन उठाकर डेट देखता है, जिसमें देखने के साथ ही कहता है ये तो मेरे शादी के 7 दिन पहले का डेट है। इतना बोलते हुए कहता है मॉम, क्या मैं जिंदा हूँ? उसकी मॉम कहती है क्या बाबा ने कोई बुरा सपना देखा? इतना बोलकर जो हमारी वी काउंसिलर थी ना, वो उसके बालों को रफल करते हुए कहती गुड मॉर्निंग, उठ जा, और सुबह के 9 बज रहे हैं। इतना बोलकर हो जैसे पैर रखने के होता है, एक सर्वेंट्स आती है और विंग के पैरों के नीचे स्लीपर लगा देती है। विंग अपने घर में एक फेरी प्रिंसेस की तरह रह रहा था। हालांकि वो था लड़का ही, पर इसके मॉम डैड को अच्छे से पता है कि विंग को एक लड़का पसंद आता, मतलब कि वो गे है उनका बेटा, और उन्हें ना बॉयज पसंद है। विंग के पास एक स्पेशल क्वालिटी है, और आप सबने गेस कर लिया होगा कि स्पेशल क्वालिटी क्या है। उसके बाद विंग वॉशरूम जाता है। ब्रश करते हुए बार बार फोन के स्क्रीन को चेक कर रहा था और सभी चीजें उसे अच्छे से याद है कि नेम सेरेमनी वाले दिन वो जब नेम सेरेमनी की प्लेट को चेक कर ही रहा था कि तभी वेंचाओ आते हुए विंग से अपनी दिल का हाल कहता है, और जहाँ पे वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, और फटाक से उसके कदमों में बैठकर उसे रिंग पहना देता है, जिससे कि विंग कुछ हाँ ना समझ ही नहीं पाता एंड देन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि विंग विन चाओ को लाइक करता था। विन चाओ दिखने में भी काफी स्मार्ट और हैंडसम था, और वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। बचपन से विंग विन चाओ को जानता था, पर इतना नहीं जितना कि उसे मरना पड़े। ये सारी बातें सोचते हुए वो फ्रेश होता है, रेडी होता है, एंड देन जब वो ड्रेस देखता है तो वो शौक, क्योंकि ये वही ड्रेस था जो कि उसने पहले वाले लाइफ में पहना हुआ था। विंग कहता है अगर मेरा दोबारा से रीबर्थ हुआ है तो मैं ये गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। इतना बोलकर
और वो दूसरा कपड़ा निकालता है एंड देन नीचे आता है। नीचे आने के साथ ही विंग के सामने में 8-10 नेम प्लेट्स अलग अलग तरीके से सजा कर रखा गया था। हर एक नेम प्लेट को एक ही करके टच करते हुए कहता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तभी वी चांग से कहता है, मुझे पता है वी अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही सिलेक्ट करेगा। तभी वी कांग से कहती है, पर मैं चाहती हूँ कि विंग मेरी दोस्त के बेटे से शादी कर ले, कितना अच्छा होगा ना। इस पे वी चांग से कहता है, वो मॉन्क है, वो मॉन्क से शादी क्यों करेगा भला। विंग कहता है, क्या कहा आपने पा। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम की इच्छा है कि उसकी जो दोस्त है लैन ई, उसका जो दूसरा बेटा है उससे तुम्हारी शादी हो जाए। पर मैं तुम्हें बता दूं, वो मॉन्क है और वो मॉन्क की दीक्षा लेने के लिए गया है। हाँ, अगले साल ही रिटर्न होकर आएगा और शादी के बाद भी क्या पता वो तुम्हें प्यार करे या ना करे। वैसे भी मॉन्क लोगों का तो तुम्हें पता ही है ना। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। तो विंग भी हंसते हुए कहता है, यस पा, मैं उसी से शादी करूंगा। और उसे कुछ कमल्स के बीच ना अचानक से फ्लैश होने लगते हैं एंड देन कहता, पा मेरी शादी ना 7 दिन के भीतर ही हो जानी चाहिए, इतना सुनना हुआ ही था। तो उसके डैड कहते हैं, बट इतनी जल्दी क्यों बेटा। विंग अपने मन में सोचता कहता है, क्योंकि 7वें दिन एंगेजमेंट था और उसके 3 दिन बाद शादी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। कहता है, पा 4 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट होगी और 3 दिन बाद शादी, 7 दिन टोटल, बस दैट्स इट। इतना बोलकर वो नेम प्लेट बढ़ा देता है, जहाँ पर लहानी खुश होते हुए कहती, ओ माय गॉड विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने सच में चुन लिया बेटा। और इतना बोलकर वो लैनी को कॉल करती है, लैन मेंशन, जहाँ पे रिंग बजना स्टार्ट हुआ था कि लैनी चिल्लाती हुई कहती, कम वक्त फोन बजे जा रहा है, कोई तो पिक करो। और आते ही फोन पिक करती और कहती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ। और इतना बोल कर कहती, हेलो। खंगसेस कहती है, ई तुम्हें पता है विंग ने तुम्हारे बेटे के लिए हाँ कहा है। लैनी कहती है, ओह माय गॉड, सच में विंग ने बीबी ने हाँ कहा है। कहता, हाँ। फिर जो ई थी वो और कांग्रेस सिरन दोनों कूदते हुए कहती, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हम समधन बन गए। इतना बोलना हुआ था कि अंकल किरण जो कि पेपर पढ़ रहे थे कहते, हाँ भाभी और उनका ओवर एक्टिंग। तभी लू कहती है, सही कहा तुमने, भाभी और उनकी ओवर एक्टिंग। और उसी के साथ वो कहता है, पर डार्लिंग आपकी भी तो ओवर एक्टिंग ऐसी ही होती है ना, क्योंकि आपका क्रश। और इतना बोलते बोलते वो चुप हो जाती हैं। तभी आयजा इन दोनों की नकल करते हुए कहती है, हाँ देखना तुम भी तो वैसे ही ओवर एक्टिंग की दुकान निकलोगे ने। ये बोलकर वो हंस देती है। तो उसकी मॉम कहती है, शैतान तुम बहुत बदमाश नहीं हो गई हो। इस पे आयजा कहती है, शैतान तुम बहुत बदमाश नहीं हो गई हो। लैन किरण कहते हैं, हाँ आखिर बेटी किसकी है। आयजा कहती है, ऑफकोर्स आखिर बेटी किसकी है। इतना बोलकर इधर मिमिक्री की क्लास चल रहा होता है। उसके बाद लैनी कहती है, मैं अपने बेटे को तुरंत बोलूंगी आने के लिए। और इतना बोलकर वो कॉल रख देती है। पिंक कहता है, हाँ मॉन्क हस्बैंड, क्या पता पिछले जन्म में तो मैं मर गया था, इस जन्म में मैं शायद जिंदा रह लूं और मुझे उसके बड़े धोखे से राहत मिलेगी। इतना बोलना फिनिश्ड हुआ ही था। तभी जो हमारी कांग्रेस रहती, वो कहती, क्या बातें बोल रहे हो बेटा, कौन मर गया था। हाँ। तो विंग कहता, कुछ नहीं मॉम, कुछ चीजें को मैंने गलत कर दिया था, दैट्स वाई इस बार मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। वहीं वैन फैमिली में वेन चाओ, वेन माओ, बेन दुहान सबको एक्साइटेड था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग वेन चाओ का फ्रेंड है, दैट्स वाई वो वेन चाओ को ही सेलेक्ट करेगा। वहीं पे वांग लिंग जाओ बैठी हुई मुंह बना रही थी। तो वेन चाओ कहता है, बेबी मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और यकीन मानो शादी के बाद हम उसका बोन मैरो ले लेंगे एंड देन वो उसे हम अपने रास्ते से हटा देंगे, फिर उसकी कंपनी भी हमारी और हमारा बेबी भी हेल्दी होगा। वेन दुहान कहता है, हाँ, पर अभी तक कॉल या कुछ आया क्यों नहीं। हाँ। तो विंचा कहता है, मैं उसके घर जाकर देखता हूँ और अगर नहीं हुआ तो मैं जबरदस्ती उसे अपने झांसे में लूंगा। इतना बोलकर और वो जैसे उठ के जाने को होता है वैसे कॉल आता है। विंचा कहता है, डैड देखा मैंने कॉल आ गया। कॉल पिक करते ही वेन दुहान कहता है, हेलो। तो जो हमारा वी चांग से था वो कहता है, सॉरी दोस्त, मेरे बेटे ने किसी और को सेलेक्ट कर लिया है। इतना सुनना हुआ ही था। तो वेन लोहान कहता है, क्या क्या कहा तुमने, विंग ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। तो वी चांग से कहता, और उसे वो पसंद है, इसलिए आपको चांस नहीं है, मुझे माफ कर दो। और इतना बोल कर वो कॉल कट करने ही को होता है। तभी वेंचो फोन लेते कहता, अंकल क्या बोल रहे हैं आप, विंग ने किसी और को कैसे सेलेक्ट कर लिया। तो इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, तुम अगर खुद बात कर लो अपने दोस्त से। विंग कहता है, मॉम मैं अभी जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे बारे में कुछ पूछे तो प्लीज उसे मत बताइएगा। इतना बोलकर विंग को पता था कि थोड़ी देर में, और वो टाइम देख रहा था, वो लगभग 10 से 15 मिनट में वेंचो यहाँ होगा, दैट्स वाई वो आता है।
कार्ड लेता है एंड देन सीधे वहां से निकल जाता है। वो टेम्पल आया था, बौद्ध टेम्पल। वो जब ऊपर आता है, 3 अगरबत्ती को वहां पे खोस के जला देता है। जलाने के बाद कहता है जो घटनाएं पिछली लाइफ में हुई हैं वो घटनाएं मैं इस लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद मेरे मॉम डैड बहुत ज्यादा रोए और मेरे लिए बल्कि उन्हें पैसों पैसों की मोहताज होना पड़े। ये सब सोचते हुए विंग ना प्रार्थना कर रहा होता है और उसके बाद घंटी बजने की साउंड होती है। विंग का दिल अचानक से जोरों से धड़क गया था एंड देन वो पीछे मुड़कर सीढ़ी से नीचे उतरना स्टार्ट करता है। नीचे वाली सीढ़ी से एक शख्स जिसने ब्लैक कलर का बहुत फल्लर सा पजामा पहना हुआ था, ऊपर भी सिल्क का जो शर्ट था वो भी बहुत फल्लर था, उसके हाथ में कमलगट्टे की माला थे। और ये है हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर। उसके बाल थोड़े से बड़े थे एंड देन वो ऐसे शोल्डर तक थे। वो अपने ऊपर के बालों को हाई पोनीटेल बनाया हुआ था और बाकी बालों को खुला छोड़ा था। वो कमलगट्टे की माला को हाथ में लिए हुए, हाथों को प्रणाम वाले गेस्चर में करते हुए चप्पल उतारकर सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहा था। विंग आते हुए शख्स को देखता है एंड देन उसे देखते हुए कहता है, इसे मैंने कहीं तो देखा था, कहाँ देखा था पता नहीं। और इतना बोलते हुए उसके इस रास्ते में ब्लॉक बन के खड़ा था। वो शख्स उसे देखता है एंड देन साइड हो जाता है। विंग कहता है सुनिए। वो शख्स रुक जाता है और कहता है विंग उसके पास आता है और कहता है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? इस पे वो शख्स कहता है इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है। विंग बस जाते हुए वांगजी को देखता है और कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको देखा है? फिर उसे कुछ याद आता है, ब्लड, कमलगट्टे की माला और कुछ भी चीज। कहता है मुझे ठीक ठीक याद क्यों नहीं आ रहा है। और इतना बोल करके वो नीचे उतरता है देन अपनी कार में बैठ जाता है। फिर उसको टाइम पास करना था ताकि वो वेंचाओ से बच सके, दैट्स व्हाई वो मॉल आ जाता है। और मॉल आने के साथ ही वो नीहा सिंह को कॉल करता है। नीहा सिंह कॉल पिक करते हुए कहता तो और बताओ, कर लिए अपनी दूल्हा बाबू का सिलेक्शन? इस पे वो कहता है एक्चुअली में मैंने ना एक मॉन्क हस्बैंड अपने लिए सिलेक्ट किया है। एक्चुअली में वो मॉन्क नहीं है, मतलब कि वो हमारी ही तरह है, पर उसने 6 साल की दीक्षा ली है मॉन्क की और ये इसका लास्ट साल है। वैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और उनकी मॉम ने कहा है कि वो बुला देंगी और 7 दिन के भीतर ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मीर सिंह बेचारा बबल टी पी रहा था, वो फिर से फक करते हुए सारा फेंकता है एंड कहता है तू पागल है, तू मॉन्क से शादी करेगा? तुझे पता है ना तू कितना बड़ा हॉर्नी है, जब देखो तब तुम्हारे अंदर वो डिजायर वाले थॉट्स उगते रहते हैं और उसे तू फल फूल देता रहता है। तो मुझे पता अपने उस फल फूल को कैसे काटेगा, कैंची से खुद से काटेगा। इस पे विंग कहता है हाँ मैं उसके लिए 6 मंथ और वेट कर सकता हूँ, क्योंकि 6 मंथ बाद उसकी सेलिबेसी खत्म हो जाएगी और दीक्षा समारोह 6 मंथ बाद होगा। तो सेलिबेसी अगर एक बार खत्म हो गया तो वो तो मुझे हाथ लगा सकता है ना। सेलिबेसी जब तक फॉलो करेगा तब तक ही वो मुझे नहीं छुएगा ना, पर उसके बाद तो वो मुझे छू सकता है ना। मिहिर सिंह कहता है हाँ, और अगर 6 मंथ और तो कहता तो क्या हुआ, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके लिए 1 साल क्या मैं 1000 साल वेट कर सकता हूँ। मिहिर सिंह कहता है ऐसा क्यों लग रहा है, तू अबला नारी बिचारी और वो तेरा पति परमेश्वर, चरणों की मारी दासी भूखी प्यासी, इतना सुनना हुआ है। तो विंग कहता है और तू चबाता हुआ पान, उड़ता हुआ मकान, उजरे चमन, दूध की धुली चोटी नाक मुंह में घुसा के रखा है वो बबल टी। अरे इतना बोल करके उसे कहता है तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? नहीं सिंह बड़ी गर्व से कहता तेरा दुश्मन, तभी तो मैं तेरे बारे में अच्छा सोचता हूँ ना। चल आजा, वैसे भी वो बेंचाओ मुझे कहीं का भी नहीं सुहाता। हाँ वो तेरे साथ इससे रहता है, पर वो वांग लिंगजाओ के साथ भी तो रहता है। हाँ विंग कहता है हाँ सही कहा, वांग लिंगजाओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, कहने के लिए तो वो दोनों अलग हो चुके हैं पर साथ में है और प्रेग्नेंट भी है। नीहा सिंह बेचारा फिर से फफ करते हुए कहता है तूने आज कौन सी भांग की गोलियां खा रखी है मेरे दोस्त, बताएगा मुझे या फिर कुछ और चढ़ा के आया है तू और वो वगैरह? तो कहता है नहीं, बस मैंने ना अपनी आंखें खोल ली है, मुझे अपना अंतर्दृष्टि से सब कुछ दिखता है। और उसे याद आ रहा होता है कि नीहा सिंह उससे झगड़ा करके चला गया था पास्ट लाइफ में, क्योंकि नीही सिंह ने बहुत बार विंग को रोका था कि विंचो पे भरोसा मत कर, कंपनी उसके नाम मत कर, एटीएम कार्ड वगैरह मत दे। पर विंग ने बेवकूफ़ी करके सब कुछ उसको दे दिया था और धीरे धीरे करके विंग बीमार होने लगा था और लास्ट में विंग का एक्सीडेंट द्वारा वो सब कुछ हो गया था। तो इसलिए विंग कहता है तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है
अभी ओए, इतना बोलकर वो कॉल कट करता कहता आजा मैं वेट कर रहा हूँ। फिर विंग ना कुछ ड्रेसेस वगैरह को सिलेक्ट कर रहा होता है एंड देन वो जब सेलेक्ट करके जैसे ट्रायल रूम की तरफ जा रहा होता है, अचानक से उसे वही मॉन्क दिख जाता है जिसने व्हाइट कलर का ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक वेयर किया हुआ था। उसके पूरे बाल जो कि अच्छे से सेट हो चुके थे और ऊपर जो हाई पोनीटेल था वो उसके गले में काले कलर के कमल बीड्स की माला थी, हाथ में वही जो ब्रेसलेट के तौर पे उसने कमल गट्टे को धारण किया हुआ था। वो वापस बाहर आता है, विंग उसके सामने में फिर से ब्लॉक बन के खड़ा था। विंग उसे देखते हुए कहता सुनिए, हम फिर से मिल गए। पंकज उसे देखता और कहता है अपने कपड़े ठीक करो। इतना बोल विंग का ऊपर का जो शर्ट का बटन खुला था उसे लगा देता है और कहता है जल्दी ट्रायल रूम से बाहर आ जाना। विंग बेचारा उसकी बातों में फंस आ गया था क्योंकि वांगजी बहुत ज्यादा कामली बोल रहा था। विंग कहता है थैंक यू जी। और इतना बोलकर विंग पता नहीं क्यों पर उसके लिए एक रिस्पेक्ट वाला भाव अपने आप ही आ जा रहा था। तो वो ना अंदर जाता है, वो कपड़े चेंज करता है, चेंज करते करते पागलों की तरह हंस रहा होता है एंड देन चेंज करके बाहर आता है। तब तक वो शख्स का कहीं नामो निशान नहीं था। रिंग पूरा शॉप में ढूंढ लेता है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं दिखता है और जब वो गेट के पास आता है वो शख्स उसे बाहर दिखता है। अचानक से रिंग हाथ उठाने वाला होता है कि वो शख्स उसे देखता है एंड देन वापस से वहां से चला जाता है। रिंग कहता है अरे पहले मुझे बता के तो जाती ये अच्छी लग रही है या नहीं। धत तेरी की ऐसे क्यों होते हैं लोग जो आते हैं और चले जाते हैं। कितना हैंडसम बंदा था वो। उफ, मैं और मेरे डिजायर्स। इतना बोलकर अपने पैरों को टांगों के बीच में दिखता कहता सेट इसको अभी ही उगना था, इस उगना को तो मैं ना काट दूंगा। इतना बोल करके वो वापस ट्रायल रूम में चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो नीचे से ढूंढते ढूंढते उसके इधर उधर घूम रहा था। अभी कॉल करते हुए कहता है इस रूम में आ जा। फिर वो दोनों कुछ ड्रेस को सेलेक्ट करते हैं तो निही सिंह कहता है यहाँ तो क्या कर रहा है, जैसे भी आज नेम सेरेमनी था ना, तूने सेलेक्ट कर लिया दूल्हा। कहता है हाँ मैंने मॉन्क सेलेक्ट किया है, वो लान वांग जी। कहता ओ वाह, वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, शालीन है, बहुत कम बातें करता है, जस्ट लाइक गूंगा बोला। तो विंग कहता है सही कहा, वैसे अच्छा है ना मैं बक 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 करता हूँ तो वो सुनता रहेगा, कम से कम मैं अपनी पूरी भड़ास तो निकाल दूंगा ना। अगर वो मुझे हाथ नहीं लगाए तब भी मैं शिकायत कर सकता हूँ, मेरे साथ खाना नहीं खाया तब भी मैं शिकायत कर सकता हूँ, मेरे साथ नहीं सोया तब भी मैं शिकायत कर सकता हूँ। विंग कहता तनीर सिंह कहता है हाँ हाँ मेडिटेशन करते रहेगा तब भी शिकायत कर लेना, काले काले कपड़े पहन के घूमते रहेगा तब भी शिकायत कर लेना, और बोल देना हाय मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा नहीं मॉन्क हस्बैंड मिल गया। तो विंग और वो दोनों हंस रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी जाओ जब उसके घर आता है तो वी जांग से वहां से जा चुके थे। कांगसे सरन बैठ के कॉफी पी रही होती है और कांगसे सरन को सच कहा जाए तो वे जाओ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। आते ही उसे कहता है आइए बेटा जी कैसे हैं आप। तो वे जाओ कहता है आंट रिंग कहाँ है, मैं उससे मिलने आया था, मैंने सुना कि उसका नेम सेरेमनी हो गया और उसने दूल्हा सेलेक्ट कर लिया है। तो कहता है मेरे बेटे को थोड़ी अकल आ गई है इसलिए उसने अच्छा दूल्हा सेलेक्ट किया है, तुम्हें पता है। इतना बोल कर नेम प्लेट देता है जिस देखने का आदमी जो कहता है इम्पॉसिबल। तो कांग्रेस से कहती है तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या उसे तुम्हें चुनना चाहिए था। तो वेंचा कहता है नहीं, उसे पूरा हक है कि वो किसे चुने या किसे नहीं, पर उसने सच में इसे चुना है। आपको पता है ना कि ये एक मॉन्क है। तो कहता है हाँ तो क्या हुआ, 1 साल का दीक्षा रह गया है, 1 साल के बाद थोड़ी मॉन्क रहेगा, दीक्षा खत्म हो जाने के बाद वो सांसारिक जीवन में लौट आएगा ना। तो वो कहता है तो 1 साल तक विंग ऐसे ही रहेगा। उसकी मॉम कहती है तो क्या हो गया, हस्बैंड एंड हस्बैंड तो साथ जन्म के लिए एक दूसरे के होते हैं, सालों साल साथ रहते हैं, तो 1 साल उसके लिए वेट करने में क्या जाएगा विंग का। वैसे भी वो काफी अच्छा है, रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। विंग जो कहता है बट आंट आपको नहीं लगता कि ये विंग के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी होने वाला है। इतना बोलना हुआ है था तो कहती है मुझे नहीं लगता कि विंग के साथ मैंने कोई नाइंसाफी की है, विंग अच्छा बच्चा है और विंग काफी होनहार भी है, तो मैं चाहता हूँ कि विंग को कोई अच्छा मिले। इतना बोलकर और वो उसे कहती है तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। विंचा कहता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, और वो बोलते हुए उस नेम प्लेट को कस के पकड़े हुए था। वी चंग से सॉरी कंग से कहती है तुम्हारी जैसी इच्छा, और वो वहां से अपना चाय लेकर चली जाती है। विंग चाओ अपना मुंह बनाते रह गया हुआ था एंड देन वहां से खींच खाते हुए उठ के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉल में सारा कुछ हो जाने के बाद जो हमारा विंग था ना वो कहता चलो अब मूवी देखते हैं। नी सिंह कहता क्या बात है ब्रो, तू अभी शॉपिंग करा, अब उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे खाते खाते। तो कहता है हाँ मैं बस टाइम पास करना चाहता हूँ। इतना बोल कर वो दोनों आ जाते हैं। विंग जब बोर होता था तो कभी कभी शॉपिंग के लिए आ जाता था, हालांकि वो फिजूल खर्च नहीं करता था पर एवं टाइम पास के लिए पूरा मॉल छान मारता था।
और लेता था बस कुछ एक आध टी शर्ट या शर्ट टाइप का जो उसे थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से उसे ठीक लगता था, दैट्स इट। और वो ज्यादा कुछ करता भी नहीं था। तो नीर सिंह मुंह बनाते हुए कहता, इतना समय तुझे एक ही ड्रेस पसंद आया और पता नहीं इस ड्रेस पे क्या तुझे लगा, ये लटकन झटकन वाले। तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि ये किसी और को पसंद आया था। नीर सिंह कहता, डोंट टेल मी फिर से तुझे कोई लंबा चौड़ा हैंडसम बंदा दिख गया था। अरे अरे सुधर जा, तू शादी करने वाला है ओए। तो विंग कहता है, अरे तो हैंडसम बंदे देखने के बाद लाड टपकाने में क्या ही प्रॉब्लम है। नीर सिंह कहता है, ये तो बात तुमने 100% सही कही। फिर वो दोनों बकवास करते हुए मूवी थिएटर में आते हैं एंड देन मूवी देखते हैं रात के 9 बजे। रिंग जब आ जाता है तो उसकी मॉम डैड कहते, आ गए हो तो रिंग सेलेक्ट करो। वहां पे वो सारे रिंग्स थे जो कि पिछले लाइफ में भी विंग ने सेलेक्ट किया हुआ था। तो विंग कहता है, मॉम मेरी शादी एक मॉन्क से हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि उसी के हिसाब से थोड़े से फ्लावर डिजाइन में सेलेक्ट करनी चाहिए रिंग। मैं मैं इनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। उसके डैड कहते हैं, तो क्यों ना हम अपने खानदानी रिंग को न्यू डिजाइन रिक्रिएट करें और वही रिंग तुम उसे पहनाओ। रिंग कहता है, ये अच्छा है डैड, ये बहुत अच्छा है। एंड देन इतना बोल करके वो जो रूबी वाला डायमंड था उसे कहता है, मॉम इसी डिजाइन पैटर्न में हमारे लिए 2 रिंग्स बनवा दीजिए। उसकी मॉम कहती, ओ माय गॉड मेरा बेटा सुधर गया, ओहो मुझे तो रोना आ रहा है। चांग से सच में ये हमारा ही पापा है ना। तो खांग सिजरन की नौटंकी देखकर चांग से कहता है, अरे सुधर जाओ तुम, ये तुम्हारा ही बेटा है, शादी के बाद ये चला जाएगा तो बैठ के रोती रह जाओगी। रिंग कहता है, मम्मा सही कहा डैड ने, वैसे 1 साल के लिए मेरा पति तो किसी काम का नहीं रहेगा, तो मैं इधर ही पड़ा रहूंगा। जब उसके काम की चीज आ जाएगी तब मैं आपके साथ आपको छोड़ के जाऊंगा। उसकी मॉम पिल्लो लेकर मारती और कहती, बेशरम कहीं का। रिंग कहता, क्या मॉम अब डैड के साथ वो सभी चीजें नहीं करते हो क्या, आप मुझे मार रहे हो बिना किए, मैं थोड़ी आ गया, मैं ऊपर से थोड़ी टपका हूँ। उसकी मॉम कहती, देखा ये बिल्कुल तुम पर गया है। फिर चांग से कहता, ऑफकोर्स मेरा बेटा है तो मुझ पे ही जाएगा ना। अरे तब बोलकर विंग से हाई फाई करता विंग कहता, आप दोनों लड़ो, मैं चाह रहा हूँ, मेरा हो गया पूरा कोटा। और अब इधर हमारे जो वी चांग से थी वो और कांग शी शन दोनों लड़ाई कर रहे थे, मस्ती वाली लड़ाई। विंग अंदर आते हुए वांगजी के पिक्चर्स को ऐसे ना ढूंढने की कोशिश करता है, पर साइट पे या कहीं पे भी वांगजी का पिक्चर नहीं था। विंग कहता है, पर अजीब है, ये बंदा सोशल मीडिया से भी दूर है। हाँ डोंट टेल मी विंग कि इसके पास फोन भी नहीं है। और विंग कहता है, लानवांगजिया तुम सच में मॉन्क हो। अगर मुझे तुमसे कांटेक्ट करना हो या बात करना हो तो मैं क्या बोलूंगा। फिर वो मेडिटेशन पोस्ट में बैठ जाता और कहता है, लानवांगजिया क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो। वांगजी जो कि मेडिटेशन में बैठा हुआ था अचानक से आईज ओपन कर देता है और कहता है, उफ ऐसे पड़ गया आप। फिर वो आईज बंद करता है जहाँ पे विंग बड़बड़ किए जा रहा था। मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे कहूँ तुमसे, मैंने आज मॉल में ना एक बंदे को देखा, काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हैंडसम था। अब तुम तो मेडिटेशन में बैठे रहोगे और मैं तुम्हें देखकर अपने डिजायर्स को बस घसीटता रहूंगा, पीटता पीसता रहूंगा और मैं अपने हाथ से खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। क्या मैं तुम्हारे सामने में निवस्त्र होकर के अपने सशस्त्र अंगों का समर्पण कर सकता हूँ। वांग जी आईज ओपन करते हुए कहता है, ये कौन सी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है। फिर विंग कहता है, छोड़ो मैं तुम्हें क्या बोलूं, सखा, सखे, पति, परमेश्वर। आह कैसे बोला जाता है यार, शुद्ध में शुद्ध हिंदी कैसे बोलूं मैं। फिर कहता है, प्राण प्रिय, नहीं नहीं, प्राणनाथ, अरे नहीं नहीं, पति परमेश्वर, नहीं नहीं, महाप्रभु, अरे नहीं, जम नहीं रहा है। हम क्या बोलूं मैं, छोड़ो। मेरा फेवरेट लालवांगजिया, लालवांगजिया मैं तुम्हारा लिटिल सा हस्बैंड हूँ, मेरे ऊपर तो रहम करो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझ पर ध्यान देना चाहिए, ये अबला नारी बेचारी तुम्हारी चरणों की दासी बन के बैठी हुई है, अपनी कृपा दृष्टि दिखाए प्रभु। हाँ ये अच्छा है। ये बोलते हुए विंग ने आंखें बंद किए बरबार बरबार कर रहा था। आराम जी सब कुछ उसकी बातें सुन रहा था, क्यों सुन रहा था बाद में बताऊंगी। जी बेचारा उसका धन तन मन जो भी था पास में, कमलगट्टे की माला जो धन था उसका, वो सब ना इधर उधर तितर बितर हो रखा था क्योंकि वांगजी ने उसको कस के पकड़ा हुआ था और उसका दिमाग का दही हो गया था विंग के इस चैटरिंग की वजह से। और वांगजी कहता है, चुप हो जाओ प्रियतमा, चुप हो जाओ। विंग आईज ओपन करते हुए कहता, हाँ किसने मुझे बोला प्रियतमा, हाँ हाँ मेरे कान बज रहे हैं क्या। और कहता है, हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो, मैं उस मॉन्क के बारे में नहीं सोच सकता, वरना सच में वो मेरी बात सुन लेगा तो क्या ही बोलेगा। और इतना बोलते हुए विंग ना ऐसे कंबल के अंदर घुस जाता है। वांगजी कहता है, हाँ अब जाके शांत हुआ। उसके बाद अगले दिन
उसके मॉम एट एंड विंग के लिए जो अंगूठी था वो रिडिजाइन करवाते हैं, फिर घर का डिजाइन कैसे करवाना है वो सभी चीजें, कपड़े वगैरह का डिजाइन कैसे करना है वो सभी चीजें सिलेक्टन करते हुए पूरे 4 दिन हो गए थे। जिस दिन एंगेजमेंट होने वाली थी पूरे घर को अच्छे से डेकोर किया जा रहा था। विंग अपने ड्रेस को चेक करते हुए कहता है, मम्मा ये कैसा लग रहा है? उसकी मम्मा कहती है, मेरा बच्चा हर ड्रेस में खूबसूरत लगता है। सारे सर्वेंट्स तो वहां पे खड़े थे और विंग ने एक एक ज्वेलरी को सिलेक्ट करते हुए कहता, मैं कौन सा लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला? उसकी मम्मा कहती है, ये सारा कुछ तुम्हारा है विंग। विंग कहता है, यस मम्मा, ये हमारा था और हमारा ही रहेगा। उसकी मम्मा कहती है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो जैसे कि ये कोई हमसे ले लेगा? विंग कहता है, मम्मा ले लिया था, मुझे अभी भी याद है जब आप ज्वेलरी के लिए या किसी भी चीज के लिए बोलती थी तो बहन जाओ कैसे आपको डांट लगाता था। आई एम सॉरी मम्मा। और ये सोचते हुए विंग ना उसे गले लगा लेता और कहता है, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोल करके और वो वापस से सभी चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए कहता है, मेरा हो गया, बाकी सब ले जाओ। सारी चली जाती है। उसके बाद कहता है, मम्मा अब जाओ ना, मैं रेडी हो जाऊं। उसकी मम्मा कहती है, हाँ हाँ रेडी हो जाओ तुम। फिर विंग ना हर एक चीज को देखता है, अंदर नहाने के लिए चला जाता है। फिर अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, ये खूबसूरत सा बदन आपका इंतजार कर रहा है प्राण प्रिय। और इतना बोलते हुए खुद को आंख मारता और चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी, उसकी कार मैंसन आ चुकी थी। आने के साथ ही वांगजी उसमें से बाहर निकलता है। काले काले सारे कपड़े पहने हुए थे। लैंस किचन उसे देखते हुए कहता है, लान वांगजी सुधर जाओ, आज तुम्हारा एंगेजमेंट होने वाला है। वांगजी कहता है, आप लोग रेडी हो जाइए, मैं अभी आया। इतना बोल वांगजी ऊपर आता है, अपने बालों को हल्का हल्का ट्रिम करता है। वांगजी के बाल अभी भी लॉन्ग टाइप में ही थे, पर अब वो नेक से थोड़ा सा नीचे थे, मतलब कि लॉन्ग वे में ही नेक तक थे। फिर वो वॉशरूम में चला जाता है स्नान करने के लिए। नहाने के बाद वो पूरे बॉडी के ऊपर सेंट अप्लाई करता है। उसके बाद अपने बालों को ड्राई करता है, बाहर आता है, कपड़े वेयर करता है। वांगजी ने ब्लैक कलर का कोट वेयर किया हुआ था। उसके हाथ में अभी भी वो कमल गट्टे की माला थी ही, क्योंकि वो अभी भी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा था। अच्छे से मेकअप वगैरह अप्लाई करने के बाद उस माले को देखता है और अपने पॉकेट में डालते हुए कहता है, आज के लिए और जब तक शादी हो जाती तब तक के लिए मैं आपको फिलहाल से त्यागता हूँ। आप मेरे साथ रहेंगे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको लेकर कोई वचनबद्ध ना हो जाऊं। ये बोलते हुए इस माला को पॉकेट में डालता है। गले में जो कमल बीट्स की माला थी वो निकालकर ड्रॉ में डालता है एंड देन अपने आप को देखता है। जब भंगजी नीचे आता है तो पूरा फैमिली, सर्वेंट्स, जो इतने लोग थे, चैंगोजून, लैनी, लैनलो, उसके बाद लैन किरण, आइजा, सीचेन, चांगचेंग, इवन जो हमारा जिंगई था वो सब हाँ करके वांगजी को देख रहा था। 4 साल का जिंगई कहता है, पापा पापा, ये हमारे छोटे पापा ही है ना? बेचारे सब लोग ऊपर देख रहे थे। वांगजी ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, रॉबदार तरीका, ब्रॉच, सब कुछ पहनने के बाद इतना कूल, हैंडसम, टॉसिंग लग रहा था जिसका कोई भी वर्णन नहीं था। वांगजी इतना ज्यादा परफेक्ट लग रहा था कि लाइक कयामत से कयामत तक का कह ढा रहा था। आते ही कहता, गाइस मुंह बंद कीजिए वरना मक्खी चली जाएगी। पहली बार वांगजी ने शुद्ध हिंदी छोड़कर नॉर्मल लैंग्वेज में बात किया था। सारे लोग कहते हैं, वांगजी तुम सच में तुम हो ना? वांगजी कहता है, मेरी एंगेजमेंट है और आपको क्या लगता है मैं काले वस्त्र पहन के जाऊं? तो मैं चाहता हूँ। तो कहते, नहीं 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 नहीं, हम चल रहे हैं। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं वी फैमिली के लिए। वी मैंसन जो कि अच्छे से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। लैन सॉरी वी चांग से और कांग से दोनों रेडी होते कहते, हमारा बेटा अभी तक रेडी भी नहीं हुआ है क्या? कहता, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। 7 बजे के बाद गेस्ट आना शुरू हो गया था। उससे पहले ही उन लोगों ने पूरा कैटरिंग, खाना, घर बाहर सब कुछ जितना भी बचा खुचा काम था वो लोग मैनेज करने के बाद कहते, चलो अब हमारा काम है गेट के पास चलना। और उसके बाद धीरे धीरे करके गेस्ट का स्वागत करने लगे थे। गेस्ट अंदर आ चुके थे, सबको ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सर्व किया जा रहा था। तभी एंट्री होती है वहां पे लैन फैमिली की। एक कार से अंकल किरण और आंट लू, आयशा बाहर निकलती। एक कार से सीचन और जांगचिंग जिंगी साथ में बाहर निकलते हैं और एक कार से लैनी और शेंगोजन बाहर निकलते हैं। लैनी को देखते हुए वो गले लगाती है और सबका एक वार्म वेलकम करती है। गले लगाते हुए सबको अंदर आने के लिए कहती है और कहती है, वांगजी। कहता, आ रहा है। वी चांग से कहता है, तुम इसे लेकर अंदर चलो। सबको लेकर कांग से अंदर आ जाती है। तभी वांगजी की कार आती है। वांगजी के कार के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। उसमें से एक शख्स था जो हमारा था क्रिस। उसका
राइट हैंड वो कार ओपन करता है और उसमें से वांग जी अपना पहला पैर बाहर निकालता है। वांग जी के पैर रखते ही वहाँ की हवाएं बदल गई थी और वांग जी कहता है तो तुम भी आ रहे हो, कोई बात नहीं, डेस्टिनी, इतना बोल करके और वो अंदर की तरफ आने लगता है। अंदर आता है तो वीचांग से थे, उसे वो गले लगाकर कहता है सन सच में तुम हो ना या फिर कोई धोखा है। वांग जी कहता है मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। फिर वो उसे अंदर लेकर आता है। अंदर आने के साथ ही वांग जी स्टेज पे आके खड़ा हो चुका था और कहता है अंकल वी को ले आइए, इससे पहले कि 5 मिनट का भी विलम्ब हो जाए। वी चांग से कहता अभी, इतना बोल कर वो ऊपर जाता है, कहता विंग जल्दी चलो बेटा। विंग कहता डैडा मैं तैयार नहीं हुआ। फिर कहता है बेटा उन्होंने कहा है कि मुहूर्त निकल जाने से पहले ही करना होगा वरना अशुभ हो जाएगा। विंग कहता ठीक है मैं आया, क्योंकि विंग को भी पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीजें याद थी। वो जितना ही रेडी हुआ था उतना ही ब्रॉच वगैरह लगाते हुए कहता जल्दी करो गर्ल्स जल्दी करो, और सब कुछ करने के साथ ही कहता ठीक है मैं आया। वो बाहर आता कहता डैड मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, अब चलो भी, इतना बोल उसके डैड विंग को लेकर आते हैं तो सारे लोग ऊपर देखने लगे थे। वांग जी भी पहली बार विंग को देख रहा था। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ऊपर से उतर के आ रहा था और आते ही सब लोगों को ऐसे ना हाय हेलो कर रहा होता है। आधे जैसे स्टेज पे खड़ा होता कहता है आप, तो वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। तो जो हमारे वीचांग से थे कहते क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। कहता है नहीं नहीं जानते, मैंने बस देखा था इन्हें। तो ये है रैन वांग जी। वीचांग से कहता तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है वी? एंगेजमेंट करना चाहते हो या नहीं बोलो, या फिर मैं क्या? विंग कहता नहीं 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 मुझे करना है, अंगूठी तो लाओ डैड। फिर उसके बाद वो अंगूठी लेकर आते हैं। फिर वहां पे प्रीस्ट आता है, उन लोगों को रिचुअल परफॉर्म कराने के बाद कहता है अंगूठी पहनाओ। विंग अपना हाथ बढ़ा देता है, वांग जी उसे देखता है और वांग जी उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है। विंग भी उसका हाथ लेता है और उसके हाथ में उसने जो क्यूबिक डिजाइन किया हुआ था वो उसके हाथ में डाल देता है और कहता है तो फाइनली हम मिल गए। और इतना बोलकर अपने मन में कहता है ओ माय गॉड ये हैंडसम लॉन्ग टॉल बंदा मेरा है, सेट बेड पे ही जब मुझे महस करेगा तब मैं और विंग की सारी बातें वांग जी सुन रहा था और अपनी आंखें बंद करते हुए हाथों को मुट्ठी को बांधे हुए था। उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए सीजन हंसते हुए कहता जियांग जेंग से पक्का उसके दिमाग में चल रहे थॉट से मेरा भाई परेशान हो रहा है। तो जियांग जेंग कहता है हाँ अब वांग जी का क्या होगा, उसकी तो सेलिब्रेसी भ्रष्ट हो जाएगी। सीजन कहता है मैं तो यही चाहता हूँ, इतना क्यूट बच्चा उसे मिल रहा है, उसे छोड़कर वो क्या सेलिब्रेसी का फॉलो पीछे करेगा। वांग जी उसे देखता है और इशारा करता है। सीजन कहता है ओके बाबा हम नहीं बातें कर रहे हैं, और इतना बोलकर अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। विंग भी अपने दोस्तों के साथ में लगा हुआ था और सबको वांग जी को इंट्रो करा रहा था। वांग जी हर जगह विंग के साथ ही था, बस कुछ बोल नहीं रहा था। तभी वहां पे वैन फैमिली भी आती है और आते कहती ओह सीट क्या हम लेट हो गए हैं। तभी वो कहता वेन जाओ। आते ही विंग को देखता कहता विंग तुम्हें पता है मैं पिछले 7 दिनों से तुमसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। इस विंग उसे अवॉइड करते हुए कहता किस लिए वेन जाओ। वेन जाओ कहता वी आर फ्रेंड्स ना। विंग कहता वो तो है, खैर छोड़ो तुम लेट हो गए, मेरा एंगेजमेंट हो गया। इससे वेन जाओ कहता है इम्पॉसिबल विंग, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। विंग कहता है मैं क्यों नहीं कर सकता वेंचो। वेंचो कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते थे ना। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो, मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे वेंचो कहता है तो तुम्हारी आंखों में दिखता है ना। विंग कहता है कुछ भी देख लेते हो क्या, अंधे हो, चश्मे उतार के देखो, मेरी एंगेजमेंट हो गई। और रिंग दिखाता है। वेंचो कहता है ये गलत है, इस रिंग को उतार दो, मैं ना रिंग लेके आया हूँ तो तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। विंग कहता है तुम पागल हो गए, छोड़ो मुझे। इतना बोलकर उसके हाथ को रिंग को ना छीनने लगता है कि वांग जी ना चाहते हुए भी अपने कमल की माला को ऐसे कस के पकड़े हुए था, पॉकेट में हाथ डाले हुए कहता है मुझे माफ करे, इतना बोल कर और उसके बाद उस माला को छोड़ देता है और साथ ही वो विंग को खींचता है अपने पीछे करता है। बीच में आते कहता क्या कर रहे हो। उसकी वॉइस सुनने के साथ ही अचानक से हवा चलने लगी थी। विंचो कहता है ये सब ट्रिक ना कहीं और जाके दिखाओ, समझे ना, ये अपनी पावर वगैरह का यूज ना कहीं और जाके करो। इस विवांग जी कहता है वो मेरा प्यान से है। वेन चाओ तिल मिलाते हुए कहता है पर वो मुझे पसंद करता है। विंग कहता है तुम पागल हो, मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगा भला। इसलिए वेन चाओ कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए चलो आओ मुझसे एंगेजमेंट करो। वांग जी उसे धक्का देता है और कहता है दूर रहो उससे।
और रही बात उसकी, तो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा फियांसे है। और वो इशारा करता है और वेंचा को बोलता है बाहर फेंक देने के लिए। वांग लिंग जब आते हुए कहती है, विंग ये क्या किया तुमने, तुम्हें तो पता है ना कि विंग वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी। इस पे विंग कहता है, और तुम्हारे इस बच्चे का बाप कौन है वांग लिंजा? वांग लिंजा कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं और प्रेग्नेंट? विंग कहता है तो क्या हम फोरेंसिक टेस्ट करें, तुम्हारा बेबी और उसका बाप दोनों पता चल जाएगा कि कौन है। वांग लिंजा कहती है तो विंग मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। विंग कहता है हाँ तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अपने इसके बाप को बोलो कि तुम्हें अपनाए और अपना नाम दे। चलो। वांग जी इतना बोलते हुए वांग जी के हाथों को हाथ डालकर कहता नी सिंह चलो, और उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है और लाते कहता बराई। और इतना बोल करके कहता तुम्हें पता है ना नी सिंह ये कितनी बुरी है। नी सिंह कहता सही कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, एक गर्लफ्रेंड के नाम पे धब्बाए धब्बा कमीनी कहेगी, ये वो दीज दैट बहुत सारा बोल देता है वो दोनों। वांग जी चुपचाप वहां खड़ा था। विंग कहता है वैसे थैंक यू जी। क्योंकि विंग को ना वांग जी को देख के ना एक सॉफ्ट वाली एक अलग सी अजीब सी फीलिंग आती थी। वांग जी उसे कहता है अगर कोई कुछ भी करे तो मुझे बताना, ओके ना? विंग कहता है जी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इतना बोल कर वो वहां पे था और वो दोनों बातें कर रहे थे। वांग जी बस उन दोनों की चैटिंग सुन रहा था, क्योंकि उसके बाद वांग जी कुछ बोलता ही नहीं है। वो सब कुछ हो जाने के बाद सब लोग चले गए थे। तो विंग कहता है पा डैड मैं ना वांग जी से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं? उसके डैड तो हाँ करके देख रहे थे, पर जो हमारे चेंगो जिन थे ना उसको मजा आ रहा था, क्योंकि वांग जी ना नॉर्मली किसी से बात करता नहीं था। अब तो एंगेजमेंट हो गई थी तो ऑब्वियसली हस्बैंड होने के नाते विंग उसको टच करता या हाथे में हाथे पकड़ता, तो वांग जी की सेलिब्रेसी वैसे भी टूटने वाली थी। और इसके फैमिली वाले चाहते थे कि वांग जी ना जल्दी से जल्दी दीक्षा पूरी करके घर आ जाए, पर वांग जी ने बोला 2 साल बाद आएगा। पर शादी के लिए वो मना नहीं कर सका, क्योंकि उसकी मॉम ने इतना नाटक किया था, इतना नाटक किया था कि बेचारे वांग जी ने हाँ कर दी थी। विंग कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, इतना बोलकर वांग जी के हाथों को ऐसे अपने हाथ से पकड़ता है, ऐसे खींचते हुए लेके जा रहा होता है। वांग जी ऊपर आता है और दरवाजा बंद होने के साथ ही वो दोनों विंग के कमरे में थे। विंग कहता है ये मेरा कमरा है। आई नो कि उतना खूबसूरत नहीं है, सारे कलर पिंक कलर के लग रहे हैं ना, तो मेरी मम्मा मुझे प्रिंसेस के ट्रीट करती है, दैट्स वाई सारे कलर ऐसे दिखते हैं। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है तुम मुझे पसंद करते हो, अगर नहीं करते हो तो हम बस साथ रहने का दिखावा कर सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें लेकर मेरे अंदर बहुत सारे हॉट डिजायर्स हैं, खासकर तुम्हारे बॉडी को देखने के बाद। तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या सच में मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा? वांग जी उसे बस देख रहा होता है, क्योंकि विंग बहुत क्यूटली सारी बातें अपने सामने रख दिया था। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है बस 1 साल ही ना, उसके बाद आप मुझसे प्यार करेंगे ना रान वांग जी? और वो बहुत सीरियस होके बोल रहा था। वांग जी उसे देखता और कहता है विंग कहता है आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि अगर एक बार कोई धोखा दे तो उसे वो लाइफ टाइम याद रहती है ना। वांग जी उसे देखता है एंड देन कहता है विंग कहता है मैं आप पे भरोसा करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी होने के बाद मेरे मॉम डैड किसी भी चीज के लिए तड़पे या तरसे, तो ये सारी कंपनी घर पैसा सब कुछ मेरे मॉम डैड के पास ही रहेगा तब तक, जब तक कि वो लोग जीवित रहेंगे, है ना? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है अगर आपको सेलिब्रेसी फॉलो करना हो तो पहले मुझे बता दीजिएगा, मैं अंदर से प्रिपेयर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हॉर्नी हूँ और ये सारी चीजें ना मुझे सोचना इमेजिन करना काफी पसंद है, खासकर अपने पार्टनर्स को लेकर के थॉट रखना। हाँ पर मैं आपके लिए लॉयल और मैं खुद को हमेशा आपके लिए बचा के रखूंगा, पर मैं अपने थॉट्स का कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो हंसने लगा था, तो वांग जी कहता विंग कहता है बस हो गया मेरा, आप बताओ। वांग जी कहता है तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों चुना? विंग कहता है पता नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे कि मेरा आपसे कोई रिश्ता है, शायद पास्ट लाइफ का। वांग जी उसे देखकर कहता है और कुछ? विंग कहता है और कुछ भी नहीं, अगर आपका मन करे तो आज हमारी एंगेजमेंट हुई तो आप मुझे किस कर सकते हैं। इतना बोल विंग उसके करीब आता है, तो बेचारा हमारा वांग जी का मोए मोए हो गया था। एंड देन वो कहता है विंग कहता है हाँ ठीक है मत कीजिए, मैं आपको जल्दी भी नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, मैं तो बस कह रहा था, पर मुझे पता है कि कोई मुझे इस तरह से लाइक नहीं करता और उनका सेलिब्रेसी भी टूट जाएगा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, कोई बात नहीं कल देखता हूँ। और इतना बोलते हुए विंग कहता है चलिए हमारी बातें हो गई, आपको कुछ कहना नहीं है और मुझे इस घर को सेफ और सिक्योर करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वांग जी कहता है ठीक है, और इतना बोलकर वो दोनों नीचे आते हैं। 10 मिनट ही हुआ होगा दोनों आ गए थे, तो सारे फैमिली वाले कहते इतना जल्दी? विंग कहता हाँ तो
क्या कुछ करना था हम लोगों को अंदर? वैसे हम बस कन्वर्सेशन कर रहे थे नॉर्मल वाले। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता कन्वर्सेशन, तो तुम्हारी बातचीत हो गई? विंग कहता ऑफ कोर्स, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। उसकी मॉम कहती है तो रिजल्ट क्या निकला? वो कहता है बहुत अच्छा निकला। उसकी मॉम कहती है सच में बहुत अच्छा? विंग कहता हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छा, मुझे तो मजा भी आया सुनने के बाद। उसकी मॉम लोग भाई डबल मीनिंग में जा रही थी और ये तो हमारा अलग ही जा रहा था। उसके बाद कहता है हाँ थैंक यू वांग जिया। इतना बोल करके वो ऊपर अपने कमरे में चला आता है। विंग को बस जाते हुए सीचन देख रहे थे और सीचन अपने मन में कहते हैं आई होप सो कि मेरे भाई का सेलिब्रेसी ना टूटे। उसके बाद जो वांगजी थी और उसकी पूरी फैमिली अपने घर के लिए रिटर्न आ जाती है। और साथ ही जो आयजा थी, आयजा कहती है तो वो प्रीति गगा क्या मेरे पार्टनर बनने वाले हैं? इतना सुनना हुआ ही था। तो अंकल किरण कहते हैं हाँ आयजा, वो प्रीति गगा तुम्हारे अंकल बनने वाले हैं, सॉरी तुम्हारे ना ब्रदर इन लॉ बनने वाले हैं। तो आयजा मुस्कुराते हुए कहती प्रीति गगा काफी प्रीति है, जैसे जियांग गगा है। आंट लोग कहती है सही कहा तुमने, जैसे वो है वैसे ये भी है, पर थोड़ा सा अलग है, ये बहुत ज्यादा क्यूट और थोड़ा सा मस्तीखोर है। ऐसा कहती है हाँ बिल्कुल मेरे टाइप का, मुझे काफी पसंद आया वो। इतना बोलकर वो लोग घर के लिए आ जाते हैं। वांग जी अपने कमरे में था और सीचन उसके पीछे आते हैं, खड़े होकर के कहते हैं वांग जी। वांग जी कहता है सीचन कहते तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा, वो भी इतनी जल्दी, जबकि तुम्हारे सेलिब्रेसी खत्म होने में कम से कम 1 साल का टाइम है और दीक्षा समारोह खत्म होने में भी। वांग जी उसकी तरफ मुड़ता और कहता है कभी कभी नियति को बदलना होता है और अगर मैं उसकी नियति में हूँ तो मुझे ये बदलना होगा ना। सीजन थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हुए कहते हैं तुमने ऐसा कुछ किया है क्या? वांग जी कहता है पता नहीं, बट हाँ पता नहीं क्यों, पर उसे मुझे सेव करना है। इतना बोलकर और वो वॉशरूम जाने लगता है तो सीजन कहते हैं तो क्या तुम्हारे बीच में सच में किस हुआ था? वांग जी उसे घूर कर देखता सीजन कहता सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो माफ कर दो, जा रहा हूँ मैं। इतना बोलकर सीजन अपने कमरे में आते हैं। जांग सिंह जो कि कपड़े चेंज करके और शर्ट को ठीक कर रहा था तो उसके पास आता है शर्ट लगाते लगाते। तो सीजन ना उसके क्लीवेज को देख रहे होते हैं एंड देन कहते हैं तो बात हो गई? सीजन कहते हैं उसकी बातें और वो पूरी सी गोल गोल घूमी हुई घुमावदार होती है। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है सही कहा। जांगचिंग कहता है हाँ ये तो सही कहा आपने, वो और उसकी गोल गोल घूमी हुई बातें जो बिल्कुल समझ के बाहर होती हैं। वैसे वो शादी के लिए मान गया, इतना ही गनीमत है, और हमारी फैमिली को चाहिए भी क्या? इतना बोल कर वो कहता अब कल से शादी के घर में चर्चे होंगे, खर्चे होंगे और दिस दैट, ये चाहिए वो चाहिए यही सब। इतना सुनना हुआ ही था तो टाइम कहाँ है, कल और परसों तरसों तो इनकी शादी है। ये बोलकर शीशन कहता है क्या शादी है? शादी के बाद तो कुछ होना ही नहीं है इन लोगों का, और शादी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट, ये तो बुरी बात है ना। सीचन जियांगचेन कहता है हाँ मतलब आपको उनमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या बात है? तो सीचन कहता है वैसे उसका पता नहीं, पर मुझे फिलहाल से तुम में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इतना बोलकर और सीचन जियांगचेन की तरफ ना धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जियांगचेन कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सीचन कहता है क्या करूंगा? तो जियांगचेन कहता है हमारा 5 साल का बेटा है जिंगी, सो रहा है। क्या बोल रहे हो? इस पे सीचन है ना वो जिंगी को बेड पे सोते हुए देखकर कहता है हाँ वो सो रहा है, चलो ना सोफे पे चलते हैं। वो जियांगचेन कहता है अगर वो उठ गया तो? सीजन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड देन कहता है चुप रहो, बहुत बोलते हो। धीरे धीरे किस करते करते उसे लेकर के वो बेड पे आ जाता है एंड देन वहां आकर के उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अब जो हमारा जिंगी था वो आराम से सो रहा होता है और इधर सीचन और जियांगचेन के बीच में बहुत कुछ चल रहा होता है। उसके बाद वांग जी सोच रहा था कि उसने मुझसे कैसे कहा किस करने के लिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो जो वेन चाओ है वो विंग के पीछे कैसे नहा धो के पड़ा हुआ है। तो हम चलते हैं वैन फैमिली। वेन चाओ एक एक करके ना सारे बांस को तोड़ दिया हुआ था, खींचते हुए कहता है डैड ये तो गलत है ना, वो उसने मुझे क्यों नहीं चुना, और वो उसे एंगेजमेंट कैसे कर सकता है, मैं तो उसका दोस्त था ना। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग लिंग चाओ कहती है अब हम क्या करेंगे? हाँ वेन चाओ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे मनाऊंगा, वो बिल्कुल मान जाएगा, ओके ना? तो कहता है वो तो है। और उसके बाद वो कहता है अगर नहीं माना तो वेन चाओ कहता है फिर हम दूसरा कार्ड खेलेंगे। वैसे भी
वो जो प्रोजेक्ट था वो डिजाइन मेरे पास है, तो हम वो कार्ड खेलने वाले हैं। इससे उसकी कंपनी को लॉस होगा और हमारा फायदा होगा। इतना बोलकर उसके फादर कहते हैं ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। अगले दिन विंग की फैमिली पूरी और जो लैंड फैमिली थी वो वापस से इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होने के साथ ही ना सब लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। शॉपिंग करने के टाइम पे वांग जी विंग को देख रहा था, और विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर सभी चीजों को ले रहा था। फिर एक कोट जो ब्राइडल वाले सेक्शन एरिया में था उसे सेलेक्ट करने के बाद उसके पास आता है और लेते कहता है ये ठीक लग रहा है, मैं ये पहनूं। वांग जी उसे देखकर कहता है वो वाला। फिर वो एक कोट निकाल कर विंग को देता है। विंग कहता है ओहो, शादी के बाद तो कुछ होना जाना है नहीं, पर शादी की इतनी अच्छी प्रिपरेशन क्यों? वांग जी उसकी तरफ देखता है कहता है क्योंकि शादी एक बार ही होती है, बार बार नहीं। विंग कहता है पॉइंट है। फिर वो उसे चेक करने के लिए चला जाता है। जब विंग उसमें से अच्छे से सब कुछ पहनकर बाहर आता है, वांग जी उसे देख करके देखता ही रह जाता है। उसके हाथ फिर से उस कमलगट्टे की माला के ऊपर कसी हुई थी। विंग आते हुए उसकी तरफ झुक जाता है और सिडक्टिव वे में कहता है तो मैं कैसा लग रहा हूँ? ब्यूटीफुल एंजल। हाँ। वांग जी उसे देखकर कहता है ब्यूटीफुल भी, साथ में फिर कहता ये कोट ठीक लग रहा है, तुम जाओ और जाओ चेंज करके आओ। विंग कहता है आह थक तेरी की, इतना अच्छा रोमांटिक माहौल बना था, थोड़ा सा अगर बोल देती कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ तो क्या चला जाता। इतना बोलकर विंग वहां से गुस्से में चला जाता है। वांग जी अपने आप को सोच रहा था सच में मुझे बात करने भी नहीं आती है, मैं क्या ही करूंगा। ये बोल करके वो अपना सर सेक कर लेता है। सीजन हंसते हुए कहता है तो तुम्हें सीखना चाहिए वांग जी, इस तरह से आए भरने से कुछ नहीं होने वाला। जितना बोलकर वो दोनों बातें कर रहे थे कहते हैं एक नई मुसीबत सामने आई है। इसे वांग जी कहता है और वो क्या है? यही कि उस बीन चाव के बच्चे ने जो प्रोजेक्ट था सबमरीन वो विंग के पापा का था, और पता नहीं कैसे पर उसने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है, ये देखो। इसके बाद वो दिखाता है तो वांग जी कहता है तो देर क्यों कर रहे हो, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है उन सबका आधा लो और अंकल से बात करो एंड देन मर्ज करो और शेयर कर दो। तो सीजन कहते हैं क्या तुम्हारा वाला भी? वांग जी कहता है मैंने बस 6 साल की दीक्षा के लिए मैं गया था, पूरी लाइफ में वहां नहीं रहने वाला हूँ, आने के बाद तो मुझे अपने काम संभालने हैं ना। सीजन कहता ओके ओके ओके, तो मैं तुम्हारे सेक्रेटरी क्रेस को बोलता हूँ। वांग जी कह देता है ठीक है, इतना बोल करके और वो वापस से अंदर आ जाते हैं। आने के साथ ही जो विंग था ना वो बाकी के शॉपिंग्स कर रहा होता है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खरीद रहा होता है। वांग जी उसके पीछे आके खड़ा होते हुए उसके कान में कहता है ये सारी बेफजूल की चीजें हैं, नहीं लेनी चाहिए। विंग कहता है पर ये सब मुझे पसंद आ रहे हैं। वांग जी कहता है मेरे कमरे में अगर एक भी चीज एक्स्ट्रा डाला तो मैं सब उठा के बाहर फेंक दूंगा। विंग सारा सामान लिया हुआ था और सब रख देता, मुंह बनाते हुए कहता कितने बोरिंग हो आप, इतना बोलकर और वहां से वो चला जाता है। भांग जी उसे बस जाते हुए देख रहा था। वो विंग आते ही कहता है मॉम मैं वॉशरूम यूज करके आ रहा हूँ, इतना बोल करके वो वॉशरूम यूज करने के लिए उस डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और नीचे वाले सेक्शन एरिया में आता है जहाँ पे वो वॉशरूम जाने वाला था। वॉशरूम से निकल के आने के बाद जैसे हैंड वॉश कर रहा था विंचा उसके पीछे आता है और उसके कमर में हाथ डालते हुए कहता विंग तुमने मुझे मिस किया। विंग उसके देखता है मिरर में और उसे याद आ रहा था कि किस तरह से विंग ने अब जब हॉस्पिटल में खुद का चेकअप करवाने आया हुआ था तब उसे पता चलता है कि उसे ना मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और शादी के बाद विन चाओ विंग के साथ कभी भी फिजिकल नहीं हुआ था, क्योंकि वांग लिंग जाओ ने विन चाओ से प्रॉमिस करवाया था कि तुम विंग को हाथ नहीं लगाओगे। तो विंग जो कि ये सभी चीजें में बहुत ज्यादा मतलब हमेशा सोचा करता था कि इसका पार्टनर ऐसा हो वैसा हो ये हो। तो जब शादी के बाद विन चाओ उससे कटा कटा और दूर रहने लगा था तो विंग को ना बहुत दुख होता था, अकेले ही सब कुछ सहता रहता था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा था। तो उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो वो हॉस्पिटल आया था चेक करवाने के लिए। तभी वो देखता है कि वांग लिंजाओ के साथ में ना विन चाओ निकल के जा रहा है, और वांग लिंजाओ के ना ऐसे 3 मंथ के ना जिससे तो बेबी बम्प ना सो रहा था 3-4 मंथ का या शायद 5 मंथ का, जिसे देखने के बाद वो उसके पास आते ही कहता विन चाओ ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। तभी विन चाओ ना उसको खींचकर गैलरी में लाता है और उसे हक करते हुए कहता बेबी मैं तुम्हें ना घर जाके सब समझाऊंगा, तुम प्लीज शांत हो जाओ। इस पे विंग चिल्लाते हुए कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, छोड़ो मुझे। तब विंचा विंग का गला दबाते हुए कहता है चुपचाप मेरे साथ रिश्ते में बंधे रहना चाहते हो या फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देकर के सब कुछ तुम्हारे से ले लूं मैं। हाँ। विंग जो कि सफोकेटेड फील कर रहा था लेकिन उसके हैंड को हटाए की कोशिश कर रहा था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। ये सारी चीजें सोचते हुए विंग ना विंचा को ऐसे खींच के हटाता और कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंचा उसके शोल्डर को पकड़े हुए था जिससे कि विंग ना पैनिक करने लगा था, कहता क्या करने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ो मुझे।
वेंचा कहता है बेबी मेरी बात सुनो, ठीक है ना, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो इस तरह से तुम ये मत किया करो। आए बात। और वो डरते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, जाओ यहाँ से। तो जो वे वेंचा था ना वो उसे कहता है ऐसा नहीं है, देखो तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, तो हम शादी कर लेंगे, शादी के बाद हम खुश रहेंगे, ठीक है ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वांग मिंग मैं उसे ना अपने घर से भी निकाल दूंगा, और मैं उसे अपनी लाइफ से भी निकाल दूंगा। विंग उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहता छोड़ो मुझे, मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना। और वो पैनिक अटैक कर रहा था, मतलब ऐसे पैनिक कर रहा था ना, जिस वजह से वो फोर्स पूरा नहीं लगा पा रहा था, और हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर वेन जॉनर से कस के ग्रैब किया, उसे कहता विंग देखो मैं क्या वांग जी से कम हैंडसम हूँ। अब ऐसा नहीं था कि वेन जाओ हैंडसम नहीं था, वेन जाओ भी काफी हैंडसम था। तो वो बोल रहा था देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस पे विंग कहता छोड़ो मुझे, छुओ मत, छोड़ो मुझे, हटो। तभी वहां पे वांग जी आता है, वेंजा का मुंह तोड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर को हाथ लगाने की, हाँ वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। वेंजा कहता है तुम पागल हो गए हो, विंग अभी भी मुझसे प्यार करता है, वो बस मुझसे किसी बात से नाराज है, दैट्स वाई उसने तुम्हें चुना है ऑप्शन के तौर पे। वांग जी कहता है अगर उसने मुझे ऑप्शन के तौर पे भी चुना है तब भी मैं उसका हस्बैंड हूँ, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उसके हाथों को मरोड़ देता है, और वहां पे सारे फैमिली वाले आ गए थे, क्योंकि विंग को गए हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए थे, वो अभी तक नहीं आया था। वॉशरूम भाई इतना देर थोड़ी लगाता है। तो उसकी मॉम आकर के और उस वांगजी से कहती है इसे ढूंढने के लिए। फिर जब वांगजी भी आ गया था, तो फिर आने में ना 5 मिनट हो गए थे, तो वो भी नहीं आया था, तो फिर ये सब भी आ गए थे ढूंढते ढूंढते। उसे देखते ही उसकी मॉम उसके पास आती है, वेंचा को एक थप्पड़ मारती कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की। हाँ, उसके डैड उसके पास आकर कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुमने वो प्रोजेक्ट कैसे लिया हमारे घर से, पर जब तुम लॉन्च कर चुके हो तो ये मुंह उठाकर हमारे पास आने की क्या जरूरत है तुम्हें। तुम्हें लगता है इतना घटिया कारनामा करने के बाद तुम बच्चा हो गए, इतना सुनना हुआ ही था। तो वेंचा कहता है डैडी जी मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद वो कहते हैं डैडी मत बुलाओ, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। वेंचा कहता है पर डैडी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं भटक गया था, और वो मुझे विंग ने दिया था। विंग कहता है हाँ मैंने दिया था, मैंने कब दिया था। हाँ, इस पे विंचा कहता है याद करो तुमने मुझे दिया था। विंग जब याद करता है तो उसे देखते हुए सॉफ्ट होते हुए कहता है अपने मन में इसका मतलब इसका भी रीबर्थ हुआ है। विंग जाओ उसकी आंखों में अलग साइन था। वो कहता तुम्हें याद आया विंग, तुम्हें याद आया। विंग जो कि बहुत ज्यादा सदमे में था, और वो सीधे बेहोश हो जाता है। विंग जाओ जैसे उसे पकड़ने के लिए आता है, वैसे ही वांगजी उसे होल्ड करता है, देन उसे साइड करता है। उसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तो जो वेंचा था ना वो कहता है विंग मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगा। उसको पकड़ धकड़ के बाहर कर दिया जाता है। फिर सब लोग लेकर विंग को हॉस्पिटल आते हैं। ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे बाद विंग जब नॉर्मली होश में आता है, तो वो सीधे हाँ करते हुए देख रहा था, और कहता है वो कहाँ है डैड। उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है कुछ नहीं, मुझे बस उसे नहीं मिलना, नहीं मुझे उसे देखना है। शाम हो रहा था और आज का दिन ऐसे ही ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाला था। विंग कहता है डैड मुझे घर जाना है। उसकी मॉम कहती है डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे के लिए हम तुम्हें निगरानी रखने वाले हैं, तो तुम यहीं रहोगे, क्या पता फिर से तुम्हारा बीपी वगैरह लो हो जाए और तुम बेहोश हो जाओ। ऐसे तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। विंग अपने मन में कहता है पास्ट की सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हैं, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दैट्स वाई कहता है मॉम मुझे नहीं पता। फिर वो उसके बाद उसे वैसे ही छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद सबके चले जाने के बाद वांगजी उस कमरे में आके बैठता है। विंग उसे देखता है और बस देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। तो वांगजी उसे कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है अगर कुछ बोले तो मजाक तो नहीं करोगे ना, मजाक तो नहीं लगेगा ना। इस पे वांगजी कहता है बोल के तो देखो। विंग तो पहले बहुत देर उसे ना घूर घूर कर देख रहा था, वांगजी को अजीब लग रहा था। दैट्स वाई कहता है बात क्या है मुझे बताओगे। इस पे विंग कहता है अगर मैं बोलूं कि मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है तो अजीब लगता है ना सुनने में। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और उसे बस देख रहा होता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग कहता है हाँ मुझे लगा ही था कि मैं बकवास कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या ही उल्टिया कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ। खैर छोड़ो वो सब। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि वो आई मीन कि हाँ थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। वांग जी कहता है सो जाओ। विंग कहता है हाँ आई थिंक से मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे खुचर पुचर चल रहे हैं जो कि मुझे नहीं चलाना है। इतना बोल करके जो वांग जी था ना वो बस विंग को देख रहा होता है। विंग आराम से पीसफुली और वो सो जाता है।
थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है और आने के साथ ही उस कमल गट्टे की माला से जाप करना स्टार्ट करता है। फिर आते हुए कहता है, सर आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। तो वांग जी कहता है, गुड। कल और परसों किसी भी तरीके से शादी रुकनी नहीं चाहिए। क्रिस कहता है, सर पर आप अचानक से शादी के लिए कैसे मान गए? वांग जी बस उसे घूर कर देखता और कहता है, क्या तुम्हें सब कुछ जानना है? क्रिस कहता है, नहीं सर, पर आपके हर वर्ड के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो मैं बस उत्सुक था। तो वांग जी कहता है, जब सही वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। इतना बोल करके और वो वहां पे बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट रात के 9 बजे इनके लिए वांग जी खाना लेकर आता है और उसके पास आके बैठा हुआ था। वांग जी उसके सामने में खाना प्लेस कर देता है। विंग की इच्छा हो रहा था कि वांग जी ना उसे खाना दे खाने के लिए एंड देन वो थोड़ा सा लबी डबी वाली बातें करे, दैट्स इट। पर जो हमारा वांग जी था ना, स्टैचू की तरह खाना लेकर हाथ में करा था। विंग समझ गया था ये बंदा सेलिब्रेसी फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। बट फिर भी वो उसे खाना लेकर के उसे शुक्रिया बोलता है एंड देन उसे कहता है, आप बैठ जाइए मैं खा लूंगा। फिर विंग खुद वो खाना लेकर खा रहा होता है और अपने मन में कहता है, कैसे फूटी किस्मत है मेरी, क्या बकवास सोच रहे हो तुम? क्या वो इंसान कभी तुम्हें खाना खिलाएगा? पास्ट लाइफ में भी वो बेंचा रोज मुझे बुली करता था और आखिरकार उसने मुझे मार डाला और मैं इससे शादी करके मैं बस अपने मॉम डैड को और उन सारी गलतियों को दोहराने से रोकना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी मेरे मॉम डैड की कंपनी तबाह हो जाए या उन्हें किसी भी चीज का परेशानी का सामना करना पड़े। रिंग, अगर तुम्हारी लाइफ में ये सारी परेशानी फिर से लिखी है तो इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चुपचाप से खाना खाओ, दवाई खाओ और सो जाओ अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि ये इंसान तुम्हारी बात तो सुनने से ना रहा और इसे तुम कुछ कहोगे तो इसे बकवास ही लगेगा। इवन किसी को भी बकवास लगेगा। पर बकवास से याद आया, बेंचाओ। और फिर वो बिना बोले सोचने लगा था, गहरी सोच में डूबा हुआ वो खा रहा होता है। वांग जी उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को देखने की पूरी कोशिश कर रहा था पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है कि बेंचाओ के बारे में ऐसा क्या सोच रहा है, जहाँ पे विंग गहरी सोच में बस उस सीन को याद कर रहा था, उसकी आंखों को याद कर रहा था। जिसके बाद विंग ना उस फोक को ना बॉल में ना कूट देता है। जिससे वांग जी कहता है, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, बस हो गया मेरा, मुझे नहीं खाना। तब बोलकर वो साइड कर देता है। नर्स तभी आ गई थी वांग जी से पहले कि कुछ कह पाता। नर्स आते ही विंग को ना सोने वाला इंजेक्शन लगा देती है एंड देन वहां से वो चली जाती है। विंग भी आराम से सो गया था और वो सोचना बिल्कुल नहीं चाहता था। विंग फिर से वही सपना देख रहा था कि वो गुस्से के मारे ना घर से विंग से लड़ाई करके निकल आया हुआ था, जहाँ पे वांग लिंजाओ जो कि उसका ना विंग के साथ में बहस हो गया था। विंग जो कि अपने घर में ना खांसते हुए बैठा हुआ था, वो दवाई लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो दवाई ना नीचे गिर जाता है। और विंग की तबीयत वैसे भी बहुत बहुत ज्यादा खराब थी, ऑलमोस्ट वो भी मरने के कगार पे था। विंग चाओ के एक छोटे से हम बोल सकते हैं विला में विंग रहता था। तो जब वो सर उठाकर देखता है तो वहां पे वांग लिंजाओ खड़ी थी जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो विंग उसे देखते हुए कहता है, यहाँ क्या करने आई हो? हाँ। वांग लिंजाओ उसके पास आते उसे मुंह करते हुए कहती, देखा आखिरकार वो मेरा का मेरा ही रह गया और तुम उसके बस एक टूल बन के रह गए जिसका वो यूज कर रहा है बहुत अच्छे से। तो विंग कहता है, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? हाँ, आफ्टर ऑल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा हस्बैंड है तो वो कभी ना कभी तो मेरा साथ चुनेगा ना। वांग लिंजाओ विंग को एक थप्पड़ लगा देती है जिससे कि विंग के नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। विंग इतना कमजोर था और कहती है, सपने में मैं उसे तुम्हारे करीब तो कभी नहीं आने दूंगी। उल्टा हमने तुम्हारे पैसे, धन, प्रॉपर्टी जो कुछ भी था वो सब हमने अपने नाम करवा लिए हैं। अब तुम क्या करोगी? इतना सुनना हुआ था तो विंग उसे धक्का देता है जिससे कि वो ना टेबल से लगती है और उसका मिसकैरेज हो गया था। वो पीठ पकड़ के रो रही होती है और वांग वेंचा को कॉल कर देता है। विंग वहां से धीरे धीरे खांसते हुए वहां से निकल गया था क्योंकि वो इन सब से ना बहुत तंग आ गया था और ब्रिज के पास आके खड़ा था। तभी वहां पे वांग लिंजाओ भी अपने टमी को पकड़े हुए आ गई थी क्योंकि हल्का सा ही ब्लड आया था और मिसकैरेज नहीं हुआ था कमीनी का, पर उसने वेंचाओ को रो रो के बोल दिया था। फिर वेंचाओ ने उसे पूछा और देखा तो वो ठीक ठाक थी। फिर वो कपड़ा वगैरह ठीक करके और कपड़ा थोड़ा सा लेकर के ताकि ब्लीडिंग रुक सके विंग के पीछे भागती है ताकि विंग को पकड़ सके क्योंकि विंग के प्रॉपर्टी के पेपर पे अभी तक साइन नहीं हुए थे। तभी उसे ब्रिज पे चढ़ा हुआ मिलता है जो कि उसके घर से थोड़ा सा ही आगे था और जहाँ पे वो था वो एक तरह से कह सकते हैं कि माउंटेन टाइप इलाका था, दैट्स वाई। तो जो हमारा अ, मतलब कह सकते हैं कि माउंटेन रिवर के ऊपर ना वो ब्रिज बना हुआ था और उसके ऊपर ना विंग चढ़ा हुआ था। तो वेंचा उसके पास आते कहता, विंग ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो बेबी, नीचे आ जाओ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, जहाँ पे विंग उसे बोल रहा था और ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है जहाँ पे विंग ने सपना देखा था। विंग उसे कहता है, तुम छोटे हो वेंचा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे मॉम डैड को तकलीफें दी और मेरे साथ ये सब कुछ किया, क्यों किया वेंचाओ? वेंचाओ कहता है,
देखो मैं अपने हाथे मजबूर था पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तुम नीचे उतरो, वंग निंजा प्रेग्नेंट है और वो बच्चा दे सकती है। विंग कहता है बच्चा तो मैं भी दे सकता था, क्या तुमने कभी मुझसे पूछा? विंग अलग ही शौक था और वो कहता विंग। विंग कहता है पर अब कोई फायदा नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा और मैं मर जाना चाहता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही कूदने वाला होता है, थोड़ा सा और आगे होता है लेकिन वांग लिंगजाओ विंग को खींच कर गिर जाती है और इस बार सच में उसका मिसकैरेज हो गया था। पर फिर भी वो गुस्से के मारे विंग का गला दबा देती है और उसे खींचते ले जा रही थी। तो विंग कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता तो वांग लिंगजाओ कहती इसे मरना ही होगा क्योंकि अब बस बहुत हुआ। विंग कहता वांग लिंगजाओ कहती तुम्हें मेरे बच्चे की कसम, मुझे लेकर हॉस्पिटल चलो अभी के अभी। उस कार में डालती है और ऑटोमेटिक मोड ऑन करके चाबी खींच लेती है, लेकिन जो कि वेंचाओ ने नहीं देखा था, वो कार अपने आप ही चल पड़ी थी। वेंचाओ कहता वो कार क्यों चल रही है? वांग निंजा कहती है मुझे हॉस्पिटल लेके चलो क्योंकि बच्चा मर जाएगा। और क्या चाहते हो तुम कि अपने खानदान का इतना सब कुछ जो हमने मेहनत किया यहाँ तक आए वो सब बर्बाद हो जाए? वेंचाओ ऐसे ट्रिक में फंस चुका था कि वो वांग निंजा के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता। विंग की कार उसके आगे थी। विंग एक कार से अचानक से टकराता है और 3 लोगों की डेथ हो जाती है। वो ब्लड, वो कमल गट्टे की माला, वो किसी के हैंड्स, वो सब देखने के बाद विंग ना चाह कर जब उठता है तो अगले दिन 10 बज रहा था जहाँ पे वांग जी उसके लिए ऐसे ना हर्बल टी बना रहा था और उसे ऐसे ना हवा को ना फ्लोट करते हुए इस्तेमाल कर रहा था। विंग पसीने से तरबतर था और वो उठ के बैठता है तो वांग 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 जी उसकी तरफ वो चाय बढ़ा देता है। जिसके बाद विंग उसे देखता है और कहता है जी शुक्रिया। वांग जी कहता है बहुत बुरा सपना था। विंग कह देता है नहीं, उतना भी बुरा नहीं था, ऐसा लगा जैसे कि फिर से दोबारा वो जिंदगी जी कर आ गया मैं। दैट्स इट। और इतना बोल कर वो चाय पीने लगता है। वांग जी अपनी कमल कट्टे के माला को कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मंत्राज पढ़ता है एंड देन उसको ना विंग के माथे की तरफ ले जाकर छुआ देता है, जैसे कि विंग का मन पूरा शांत हो गया था जो कि अशांत में बैठा हुआ था। फिर विंग ना आराम से वो कॉफी पीते हुए कहता है तो क्या आप पूरी रात यहीं पे थे? वांग जी कहता है हाँ, क्यों, नहीं होना चाहिए? विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए शुक्रिया, मुझे माफ कर दे। तो भंग जी कहता है मैं पूरी रात मेडिटेशन में था, दैट्स वाई मुझे कुछ पता नहीं है। विंग कहता है "हम्म, मुझे लगा था कि मुझे पूरी रात ध्यान रख रहा होगा, कम से कम इसने मुझे कम्बल तो टक किए ही होंगे, पर नहीं, तो मेडिटेशन कर रहा था। किस तरह का मूंग इंसान से मैं शादी कर रहा हूँ? 1 साल बोल के कहीं ये मुझे 4 साल तक वेट ना करा दे। ये सोचते हुए विंग का तो पूरा मुंह ही बन गया था सुबह सुबह। और कहता है मैं और मेरे सेक्सुअल डिजायर अगर ये पूरा नहीं कर पाया तो मैं इसके बारे में सोच सोच कर खुद से वाइब्रेटर से खुद को ही सेटिस्फाइड कर दूंगा। बेचारा वांग जी घूर कर उसे देखता है एंड देन वापस से अपनी जगह पे आके बैठ गया था और अपने फेस पे अपना हाथ रखे हुए उसे गुस्से में देख रहा था। विंग उसे देखकर कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो अंदर आता है फ्रेश होने के लिए और वो जब ऐसे कवर पे बैठा हुआ था अपने और अपने उस छोटे से बेबी को देख रहा था, अपने छुटकू को हाथ में लेते हुए ऐसे ऐसे थप्पड़ मारते कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझे ना, क्योंकि तुम्हारी शादी ना एक मोंग इंसान से हो रही है। वो इंसान पता नहीं कब तुम्हें छुएगा, महीने में मुहूर्त देखेगा एंड देन तब तुम्हारे पास आएगा। हाँ, पर जो भी हो इस लाइफ टाइम में तुम्हें बचाना है खुद को और अपने पेरेंट्स को भी, इसीलिए तुम ये रिस्क तो ले ही सकते हो ना। रही बात सेक्सुअल डिजायर्स की, तो मैं तो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी नहीं चला सकता। हाँ, मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं आते हैं और जो पसंद आएंगे ये मेरा मॉक हस्बैंड पता नहीं उसका क्या ही करेगा। ये खुद कुछ नहीं करता पर इसके आजू बाजू इतने मुस्तंडे मुस्तंडे बॉडी गार्ड है। फिर कहता बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड से याद आया इसका ये काफी हैंडसम है। नहीं नहीं, पर मैं इसे पटाऊंगा कैसे? विंग ना कुछ नहीं बोल रहा है, माई नहीं बोल रहा है। वांग जी तो बाहर उसका ना कान से धुआं निकल रहा है, फेस एकदम रेड रेड हो रखा है, गुस्से के पारा तो एकदम चढ़ा हुआ है। फिर साथ में कहता सर। वांग जी उसे घूर कर देख रहा था ऐसे जैसे कि आंखों से भस्म कर डालेगा। बेचारे क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सर उस पर गुस्सा की ओर है। इधर विंग कहता है हाँ, अगर मैं उसके पास गया तो मैं उसे कैसे ट्राई करूंगा, मैं कैसे उसे अप्रोच करूंगा सेक्स के लिए? हाँ, नहीं नहीं, ये गलत है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहूंगा और मैंने उसे कहा भी तो था कि वो मुझे किस कर सकता है या फिर मैं कर सकता हूँ, पर उसने मुझे करने ही नहीं दिया। वाह छोड़ो, मैं किसी को अप्रोच नहीं करूंगा। मैं मंगा पढ़ूंगा और खुद को सेटिस्फाइड करूंगा। अगर मंगा पढ़ने से भी नहीं हुआ तो मैं फिर कुछ और ही देख लूंगा इंटरनेट पे एंड देन तब जाकर मैं खुद को सेटिस्फाइड कर लूंगा और मैं अपने उस मॉन्क हस्बैंड को कभी पता ही नहीं चलने दूंगा। हाँ, इससे उसकी सेलिब्रेसी भी नहीं टूटेगी और मैं अपने डिजायर्स को भी पूरा कर लूंगा। उसे कैसे बताएं हमारे एज के बच्चे के डिजायर्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं और हम कुछ ज़्यादा ही, पर उसे कैसे पता? वो तो बहुत छोटी उम्र में माउंटेन में रहा है और बड़े होने के बाद पढ़ाई कंप्लीट की है
और फिर से वो दीक्षा लेने के लिए चला गया है। सन्यासी इंसान को थोड़ी पता होता है इन सभी चीजों के बारे में, पर कोई ना, मैं खुद को मैनेज कर लूंगा। इतना बोलकर वो उसे कहता है तब तक तुम सो जाओ, तुम्हें ज्यादा जागने की जरूरत नहीं है। उठता है, फ्रेश व्रेश होकर जब बाहर आता है, भांगजी विंग को ना गुस्से में घूर कर देख रहा था। विंग कहता है इन्हें क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हैं। भांगजी क्रिस को लेकर बाहर आता है और कहता है आज के बाद तुम कभी भी उसके सामने नहीं आओगे। क्रिस कहता है सर, फिर वो कहता है ओह माय गॉड सर, आपने उनका माइंड रीड किया। आई मीन कि उसके माइंड में मैच चल रहा था। आई मीन कि मुझे कहता शट अप, जस्ट शट अप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्रिस कहता सर मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता सर, मेरी वाइफ मुझे शाइनी एप्पल फेंक के मारेगी सर। आई एम रियली सॉरी सर कि उनके दिमाग में मैं कैसे आ गया, बट मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है सर। हम जो उसे घूर कर कहता है क्रिस कहता है सर मैं यहाँ काम से आया था, मैं बस बताने आया था कि वो प्रोजेक्ट आज हम लॉन्च करने वाले हैं, आप साइन कर दीजिए सर। इससे पहले मैं भाग जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उनके सामने तो कभी नहीं आऊंगा। क्रिस कहता है सॉरी वांगजी कहता है यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। उसके बाद क्रिस जल्दी से साइन करवाता है और अपने प्राण लेकर वहां से भागते हुए बाहर आता कहता है ओह माय गॉड, सच में ये इसका लिटिल बेस्ट हस्बैंड पता नहीं क्या ही सोच रहा है। आज इसने मेरे बारे में सोचा, आज तो मेरी सामत आते आते बची है, दूसरे दिन न जाने क्या होगा। ये बोलकर क्रिस वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद जो हमारा विंग था वो आता है और बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, तो जो वांगजी था उसे देख रहा होता है। विंग उसे कहता है आपको क्या हुआ है, आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, मैंने कोई चोरी की है क्या जो मेरी चोरी पकड़ी गई है। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और कहता है आराम करो, कल हमारी शादी है ना। विंग अपने मन में कहता है बोरिंग वाली शादी, हाँ इस लाइफ से तो एक्साइटमेंट ही मर गई है मेरी। और ये बोल करके वो लेट जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने आंसू पोंछते हुए कहता है एक तो वो वेंचव है, कल वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, मुझे पक्का यकीन है। अगर उसे सब कुछ याद है तो। अरे इतना बोल कर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी तो शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था। क्रिस को कॉल करता है, क्रिस कॉल पिक करते हुए कहता है हेलो सर। कहता है एक्चुअली में मुझे जानना है कि, फिर वो कहता है छोड़ो। फिर वो अपने मन में सोचता है कैसे याद होगा उसे, और ये बोलते हुए वो ध्यान में बैठता है, पर उसे कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। अगले दिन मॉर्निंग के टाइम पे विंग कॉर्नर डिस्चार्ज करके उसे उसके घर वांगजी लेकर आता है, जहाँ पे वांगजी बस कार में बैठा था और विंग ना उसमें से उतर जाता था। उसके मॉम डैड उसे लेने के लिए आ गए हुए थे। आते ही उसे ग्रीट करते हैं एंड देन विंग को अंदर ले जाया जाता है। विंग अंदर आते ही कहता है मॉम सच में आज मेरी शादी है, लग तो नहीं रहा है। इस पर उसकी मॉम कहती तुम नहीं थे ना, दैट्स वाई नहीं लग रहा है, पर तुम्हारी शादी तो है ना, इतना बोल करके और वो आराम से उसे अपने रूम में भेज देती है। विंग जो था वो अपने रूम में आता है और आने के साथ ही रेडी होने लगा था। जब वो रेडी होकर मिरर के सामने में खड़ा था तो खुद को देखते हुए कहता है जिस तरह की शादी है, इन 7 दिनों में मेरी लाइफ उथल पुथल हो गई है। मैंने जो डेथ एक्सपीरियंस किया था 3 मंथ में, वो 7 दिन में कंप्लीट कैसे हो सकती है। आज मेरी शादी है, क्या आज शादी होगी, ये सोचते हुए विंग ना थोड़ा सा डरा हुआ था। फिर वो नीचे आता है जहाँ पे उसकी मॉम कहती हो गया। विंग कहता है फिर उसकी मॉम कहते तो चलो। फिर वहां से कारों का काफिला निकल पड़ता है वेन्यू की तरफ, जहाँ पे वांगजी उसने व्हाइट और ब्लू की जगह पे ना ब्लैक ही अटायर वेयर किया हुआ था। सब कुछ सेम वैसा ही था, वेडिंग ड्रेस जैसा ही था सब कुछ। इसके हाथ में कमल कट्टे की माला था। तो सिचिन कहता है इसकी क्या जरूरत है वांगजी, इसे मुझे दे दो। वांगजी कहता है इसे छुइएगा मत का। तो सिचिन कहते हैं ओके ओके मैं नहीं छू रहा हूँ, पर बताओ तो मुझे। वांगजी कहता है नथिंग। उसके बाद वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग वहां पे खड़े थे और कुछ कुछ गेस्ट जो आए हुए थे ना उन सब से ना वो सब बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी ना बस विंग का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि वेडिंग जो ब्राइड है ना वो आ रही है। विंग विंग बीच में था, उसकी मॉम रेड साइड में थे, और जितने भी लोग थे ना पहले सारे थाली जो भी दहेज में दिए जाने वाले थे वो सब ले आकर के टेबल पे पूरा प्लेस किया जाता है। फिर डोर ओपन ही था तो वी चंग से और कांग से ना बीच में विंग वो ना अपने बेटे को लेकर आ रहे थे। विंग बहुत ज्यादा एंजेली कोडा के साथ में अंदर एंटर कर रहा था और वो आकर के उसे स्टेज पे लाकर खड़ा कर देती है और कांग से स्वयं कहती है अब मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करती हूँ, इसका ख्याल रखना। विंग कहता है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कुत्ते बेटा। इतना बोल को वो लोग नीचे आकर बैठ जाते हैं। विंग भांगजी को देखकर शर्माने लगा था और फिर सर नीचे कर लेता है। प्रीस्ट आते हैं और उन दोनों को शादी को स्टार्ट कर दवाते हैं, जहाँ पे वो लोग एल्डर एंड सिस्टर को बो करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हर्ट और एवन को
अर्थ और हेवन को ना साक्षी मानकर उसके बाद एक दूसरे को किस करने के लिए जब जा ही रहे होते हैं तो वेंचा वहां पे आ गया था, जिसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, माथे पे पट्टी वगैरह लगा हुआ था और उसके हाथ में चाकू था। ये देखते हुए विंग ना डर गया था और वो जल्दी से ना वांगजी के हाथ पकड़ लेता है ऐसे। वांगजी भी उस समय ऐसे पैनिक कर गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि विंग ने उसके हाथ पकड़े हैं। फिर वेंचा आते हुए कहता है, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे शादी की थी, हाँ फिर तुम इस बार इससे शादी कैसे कर सकते हो? विंग कहता है, याद है? विंचा कहता है, यहाँ आओ, चुपचाप मेरे पास आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यहाँ आओ मेरे पास आओ। विंग कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी वेंचा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। वहां बैठे लोग कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी वेंचा कहता, मैंने कहा यहाँ हो भी, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। अगर मैं 1 मिनट और लेट हो जाता तो तुम्हारी तो शादी हो गई रहती ना। विंग कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुमने बहुत दुख दिए हैं, तुमने मुझे जीते जी मार डाला, ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ तो वेंचा कहता है, उस बार जो किया सो किया, जो गलती हुई से हुई, अब मैं नहीं दोहराऊंगा, प्लीज मेरे पास आओ। इतना बोल करके और वो उसे बुला रहा था। विंग कहता, मैं नहीं आऊंगा, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। भेजा कर अभी, मैंने कहा यहाँ हो, वरना मेरे आज डेथ के जिम्मेदार तुम होने वाले हो। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, प्लीज मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए जाओ यहाँ से। कहता है, प्लीज दी, प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज। अर्ता बोल कर उसे प्लीज कर रहा होता है, पर विंग कहता है, प्लीज प्लीज मत करो, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और यहाँ से निकलो। इतना बोल करके उसे गार्ड को बुलाता है, पर वेंचाओ ने अपने गले पे रख लिया था। कहता, मेरे पास अगर कोई आए ना तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा। और उसके बाद वो ऐसे बहुत ज्यादा ना नौटंकी करना स्टार्ट कर दिया था। सीचेन वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी इशारा करता है, ऐसे उठाओ। क्रिस भी समझ गया था, वो अपने कुछ बाउंसर्स को लेकर आता है, एंडन सीधे वेंचाओ के हाथ से पहले तो चाकू गिरवाता है, उसे पकड़ कर बाहर ले जाता है। वांगजी उधर के जा रहा होता है। विंग कहता, क्या कर रहे हो? वांगजी कहता, यही रखो, मैं बस 5 मिनट में आया। एक कमरे में वांगजी वहां आया हुआ था। आते ही कोट उतारता है और कमल गट्टे की माला को उस कोट पर रख देता है जो कि क्रिस हाथ में लेके खड़ा था। वांगजी अपने शर्ट के एक लीज को ऊपर करता है, वेंचा को पकड़ के कूट देता है। वेंचा कहता है, तुमने तो संन्यास लिया है ना कि तुम किसी को नहीं छुओगे। वेंचाओ की बात सुनने के बाद वांगजी कहता है, और तुम्हारी वजह से वो टूट गया था। वेंचाओ उसे देखता कहता है, इसका मतलब तुम्हारा रिवर्थ हुआ है, बट कैसे? वेंचाओ की बात सुनने के बाद वांगजी कहता है, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वांगजी से अच्छे से कूट पीट देता है, कहता है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो और हाँ, इसकी बॉडी को ऐसा बनाओ कि ये दोबारा कभी बाप न बन पाए। इसे जान से मत मारना, क्योंकि ये अपने बेटे को देखेगा ना, क्योंकि जन्म लेते ही वो बच्चा मर जाएगा। और हाँ, उसके बाद जब वो मर जाएगा तो इसकी सो कॉल गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली जाएगी। विंचा कहता है, नो नो। विंचाओ जब ऐसे बोल रहा था तो वांगजी कहता है, आज से तुम्हारे सारे बैड कर्मा स्टार्ट होते हैं। आज के बाद तुम जो कुछ भी करोगे उसमें तुम्हारे साथ बुरा होगा। जो कुछ भी हुआ है उसका भरपाई तुम करोगे और तुम्हारी फैमिली घर में जाएगी, तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा और तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। इतना बोलकर उसके सर पे हाथ रख देता है। इतना बोलने के साथ ही विंचाओ कहता है, नहीं नहीं नहीं। बाहर आकाश में ना बिजली कड़कती है और उसके बाद वांगजी अंदर आकर हैंड वॉश करता है टिश्यू पेपर से और उसके बाद क्लीन करते हुए वापस से वो कमलगट्टे की माला को देखता है जो कि पूरी तरीके से क्रैक हो रहा था। वांगजी कहता है, मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर उसे अपने पॉकेट में डाल लेता है क्योंकि वो टूट चुका था। फिर वो कोट वेयर करता है और बाहर आ जाता है स्टेज पे। विंग उसे कहता है, आप क्या करने गए थे जी? क्या हुआ उसका? वो भाग गया, मुझे डर लग रहा था और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको छुआ। हाँ, मुझे कुछ नहीं बोलता और वहां खड़ा हो जाता है। फिर वो इशारा करता है मंत्र संत्र पढ़ने के लिए, अट्रम पट्रम सट्रम। फिर वो सारे पढ़ने के बाद फिर से उसे बोला जाता है किस करके शादी लॉक करने के लिए। वांगजी उसे देखता है। विंग तो सोच रहा था ये तो मुझे छुएगा नहीं, किस कहाँ से करेगा, पर वांगजी इसका उलट विंग के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग जो कि हाइट में छोटा था अपने पैरों पे ऊंचा खड़ा हो गया था और आंखें ब्लिंक करके वांगजी को देख रहा था और अपने मन में सोचता है, ओ माय गॉड, ये मुझे किस करेगा, सच में मुझे किस करेगा, मेरी हार्ट बीट, मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं बेहोश होने से पहले देखना चाहता हूँ ये मुझे देख क्यों रहा है, ये मुझे किस क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, मेरी नाक से भी खून आ जाएंगे। क्या तुम सच में मुझे किस करोगे? ओ माय गॉड, पहली बार मुझे कोई किस करेगा, पहली बार कोई मुझे छुएगा। नहीं, ये मुझे छुएगा नहीं, बस मुझे किस करेगा। सारी बकवास बोले जा रहा था। वांगजी कहता है, चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो। तो मिंग कहता, हाँ पर मैंने कब बोला? बोला खत्म करता तब तक वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर चुका था और विंग
उसके लिप्स के तले दब चुका था। वांग जी उसे कंटिन्यूअसली किस करे जा रहा था। भाई साहब एक छोटा किस करके छोड़ना होता, लेकिन वांग जी भी लाइक नहीं छोड़बो हम, की करबी तू तू बहुत बदमाश छी, हाँ सतावे छी ने, रुक तरह बतावे छी हम। वांग जी कंटिन्यूअसली उसे चूसे जा रहा था, चूसे जा रहा था, चूसे जा रहा था, जैसे कि जूसी प्लम पे लिप्स ना, उसके बिना वो तो मर ही जाएगा। इवन उसके बालों को ना कस के खींचते हुए अपने टंग को उसके अंदर डाल करके एक सेडक्टिव किस करता है, जहाँ पे सारे बाय गॉड भाई साहब लोग अपने मुंह पे हाथ रख के ओ करके देख रहे होते। अब पूरे 3 मिनट बाद विंग के पैर एकदम ढीले ढाले हो चुके थे, खड़े होने के कगार पे बिल्कुल नहीं था वो। वांग जी उसे देखता है और उसके टंग्स को सॉरी उसके लिप्स को पूरा क्लीन कर देता है और कहता है कैसा लगा। विंग कहता है अच्छा था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। वांग जी उसे पकड़े हुए था और कहता है ग्रीट करो सबको। फिर वो दोनों ग्रीट करते हैं। विंग बेचारा अभी भी हमारे सदमे में पहुंच गया था, उसके बॉडी अभी भी काम नहीं कर रहे थे और वो खुद से कहता है ये क्या था, और वो वांग जी को देखे जा रहा है। उसके बाद फिर वो सब नीचे आता है, सबको ग्रीट करता है। उसके बाद उसके फैमिली वाले कहते हैं बेटा तो वैसे रिचुअल्स तो पूरा करना होगा ना, हमने ऊपर आपके लिए स्वीट्स बुक किया है। अब मुझे पता है कि पर वहाँ पे हमने खाना वाना सब रखा दिया है, तो अब विंग का ध्यान रखिएगा, है ना। वांग जी सबको ग्रीट करता हुआ ऊपर की तरफ लिफ्ट की तरफ चला आता है। लिफ्ट में आने के साथ ही वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग अपने मन में कहता है मुझे इसे डर लग रहा है, इसने मुझे कैसे किस किया। विंग ये किस करने में इतना ज्यादा पावरफुल है, जब वो बेड पे तुम्हें रौन देगा तब तुम क्या करोगे। बेचारा विंग हमारे अलग ही डिजायर जोन में जा रहा था। वांग जी बस उसे घूर कर देख रहा था। विंग रूम के अंदर आते ही बोरियत होकर के ना सारे फूलों को समेटने लगा था, तो वांग जी उसके पीछे आके खड़ा हो गया था और उसके बैक को देख रहा था। विंग उसे देखते हुए कहता है क्या मैं सोने के लिए बेड क्लियर कर रहा हूँ। वांग जी कहता है क्यों, वेडिंग नाइट नहीं मनानी है। विंग कहता है हाँ क्या बोले। वांग जी से पहले कुछ कहता, विंग का एक पैर पकड़ के बेड पर पटक देता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसके कोट को खींचने लगता है। तो विंग कहता है क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मेरी इज्जत के ऊपर हाथ मत डालो समझे ना। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, आपने बोला था 1 साल। वांग जी कहता है पर मुझे आज करनी है। विंग उसे देखते हुए कहता है सच में। वांग जी कहता है तुम्हारे अंदर तो वैसे भी बहुत सारे डिजायर्स है, तुम तो हमेशा यही बातें करते रहते हो ना। हाँ इवन तो तुम्हें तो मेरा सिक्योरिटी भी चाहिए है ना। विंग कहता है क्या मतलब, वेट ए मिनट, आपको कैसे ये पता। फिर कहता है हाँ आप मेरा माइंड रीड कर सकते हो। वांग जी कहता है ऑब्वियसली, तुम्हारे सारे डर्टी थॉट्स भी। विंग कहता है और आपने वो भी सुन लिया था। वांग जी कहता है सब सुन लिया था, क्या बकवास बातें करते रहते थे। विंग कहता है सच में हमारे बीच कुछ होने वाला है। वांग जी कहता है अभी मत करवाओ मुझे, इतना बोलकर उसके शर्ट को सीधे खींच के फाड़ देता है। विंग कहता है रुको, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं करने नहीं दूंगा। खोल रहा हूँ ना, और हमसे खोलते हैं, फाड़ क्यों रहे हो, आप अपना उतारो मैं अपना उतारता हूँ। वांग जी उसको सुने बगैर ही उसके शर्ट को ऐसे ना फिर से फाड़ देता है, फिर उसके बीच में आके बैठ जाता है, उसके कोट वोट को खोल खाल के फेंकना शुरू कर देता है और उस शर्ट को ना ऐसे ऐसे ऊपर खींच खींच के निकाल देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, और अपने आप को ऐसे कवर करता है। तो विंग कहता है, वांग जी कहता है हम मैरिड है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ समझे ना। विंग कहता है डराया मत करो। वांग जी खड़ा होता है, अपने कोट को सब कुछ को उतार देता है, और जब वो पैंट्स खोल के हटाता है तो उसके कमल्स के बीच में सारे ना पार्ट बाय पार्ट ना 4 खंड 5 खंड में ना टूट टूट के ऐसे ना बिखर गया हुआ था। सब कुछ उतार कर उसके सामने खड़ा था। विंग भी लाइक ओ माय गॉड ये ऊंचा मेरे अंदर आने वाला है, नो आई एम डेड, इतना बोलकर वो देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे उसके पास आता है और उसको सेड्यूस करना स्टार्ट करता है, उसे अराउज करना स्टार्ट करता है। जब वो फुल्ली अराउज्ड हो गया था तो विंग ना वो कहता है यकीन नहीं हो रहा आपके सेलिब्रेसी का क्या। वांग जी कहता है हर बात जाननी जरूरी नहीं होती है। इतना बोलकर खुद को उसके अंदर खुद को कनेक्ट करता है। जैसे जैसे वो उसके ऊपर लीन हो रहा था, विंग उसे अच्छा वाला फीलिंग हो रहा था और वो कहता है मुझे सच में यकीन नहीं होता, मैं ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे कहता है हाँ मुझे पता है। विंग कहता है आपको सब कुछ पहले कैसे पता होता है। हाँ वांग जी कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोलकर वांग जी उसके साथ वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे विंग ने नहीं सोचा था कि सच में उसकी वेडिंग नाइट बन जाएगी भाई। पर वांग जी फुल प्रिपरेशन के साथ में आया था ताकि विंग प्रेग्नेंट भी ना हो और वो उसके साथ सब कुछ कर सके। तो विंग कहता है आपको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। वांग जी कहता है क्योंकि मैंने सुना जब तुम बोल रहे थे। विंग कहता है तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा था। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है मैंने ना उस सपने में ना उस कमल गट्टे की माला को भी देखा। वांग जी कहता है पहले हम ये फिनिश करें।
क्योंकि मैं ये सब सुन के अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। मैंने बहुत मुश्किल से इसके लिए खुद को तैयार किया है विंग। विंग कहता हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। जब वांग जी उसके साथ ये सभी थिंग्स कर रहा था तो विंग अलग ही हैप्पीनेस जोन में गया हुआ था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका ये मॉन्क हस्बैंड इतना बाइल वेस्ट बनने वाला है। 3 से 4 राउंड में ही कंप्लीट करने के बाद कहता है अब अभी कुछ नहीं, सीधे रात के टाइम पे, और उसके बाद 2 बार, उसके बाद बस सो जाओगे, ठीक है ना। विंग कहता है हाँ इतना भी काफी है। फिर उसके बाह में वो खुद को समेटे हुए था और वो कहता है तो आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसे पता। वांग जी कहता है क्योंकि मेरा भी रीबर्थ हुआ है। विंग उसे शॉक्ड होते हुए देखकर कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ, जिस कार से तुम्हारी टक्कर हुई थी उस कार में मैं भी था। मुझे भी एक्सीडेंट में मेरे ड्राइवर जब उसकी डेथ हो चुकी थी तो मुझे भी टक्कर लगा था मेरे सर में, हाथ में, सब कुछ भी। मैं भी लगभग ऑलमोस्ट ना ऐसे सब विजन ब्लरी हो रहे थे और मैं उस कार से जैसे तैसे करके खुद को निकाला और धीरे धीरे करके तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें उठाने की पूरी कोशिश की पर तुम नहीं उठ रहे थे। तुम्हारी सांसें उखड़ी हुई और बहुत कमजोर थी। मुझे पछतावा हो रहा था। जब मैंने तुम्हें छुआ तो मुझे तुम्हारे लाइफ की बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी थी जहाँ पे तुमने हर चीज के लिए सफर किया था उस वेन जाओ के साथ में। एक तुम प्योर सोल थे, एक वाइट प्योर सोल। और मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि आज मुझे शहर जाना होगा क्योंकि कोई है जो मेरी डेस्टिनी बनने वाला है। तब तो मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, पर जब मैंने तुम्हें देखा और जब वो वाइट सोल मैंने अपने हाथ में भी उतरते हुए देखा तो मैं समझ गया कि तुम्हारी डेस्टिनी मुझसे जुड़ी हुई है। तब मैंने जो आज तक जो भी दीक्षा ग्रहण किया हुआ था उस कमल गट्टे की माला में सब कुछ समाहित था। मैंने उसे तोड़ते हुए कहा अगर ये मेरी डेस्टिनी है तो हमारा फिर से पुनर्जन्म हो और हम एक हो जाए। और वो माला टूटने के साथ ही ब्रह्मांड में बिखर गई। और जब जन्म हुआ तो मैं वापस से मास्टर के पास था। मास्टर ने कहा वापस आ गए, तुम्हें पता है तुम अपने लाइफ से पिछले 10 दिन पीछे आए हो और मैं तुमसे पहले आया था और तुम 7 दिन। तो विंग कहता ऐसे कैसे हुआ। वांग जी कहता है जहाँ मैं रहता था वहाँ का टाइम अलग है और जहाँ तुम हुए हो वहाँ का टाइम अलग है। हम सब एक टाइम एक्स में फंसे हुए हैं बट समय हर जगह अलग चलती है। होता 24 घंटा ही है पर डायरेक्शन अलग होते हैं। ये सुनकर विंग कहता है तो मतलब आपको शुरू से पता था इसलिए आप आए। वांग जी कहता है तुम मुझे नहीं चूज करने वाले थे लेकिन मैंने तुम्हारे दिमाग में ये सीड डाला कि तुम मुझे ही चूज करो क्योंकि तुम्हारे हाथ चैंग फैमिली के ऊपर गई थी और तुम छह चैंग से शादी करने वाले थे। जियांग जिंग ने झे चैंग, ठीक है ना। तो इतना सुनना हुआ था तो विंग कहता है झे चैंग तो नंबर 1 एक्टर है तो क्या मैं उन्हें सेलेक्ट करने वाला था। मैं मुझे से घूर कर देखता कहता है सॉरी 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 मुझे नहीं पता था। तो वांग जी कहता है हाँ, और उसके ऊपर मेरा नाम अपने आप ही लिख गया क्योंकि हमारी डेस्टिनी थी और वो तुमने अपने मॉम को दे दिया। विंग ये सब सुनने के बाद कहता है वेंचा का भी रिवर्ट हुआ है। तो वांग जी कहता है हाँ। जब उसने रिंग सेरेमनी वाले दिन आकर शब्द टू शब्द जो कहा था उसे मुझे लग गया था कि उसे सब कुछ याद है और वो फिर से ट्रिक करने वाला है तुम्हारे साथ। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन तुम्हारी फैमिली ने पहले ही 7 दिनों के भीतर में सब कुछ तय कर दिया था तो ये मेरे लिए अच्छा था। इतना बोलते हुए विंग की तरफ वो देख रहा था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ बचाने के लिए, पर मुझे अफसोस है कि आपकी 6 साल की दीक्षा खत्म हो गई। वांग जी कहता है अगर मेरी डेस्टिनी तुमसे जुड़ी थी ये 6 साल की दीक्षा मैं फिर से कर लूंगा। अभी नहीं, जब हमारा बेबी होगा उस टाइम पीरियड में। बेबी होने के 1 मंथ बाद मुझे जाना होगा और तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना होगा। विंग कहता है 6 साल। वांग जी कहता है हाँ 6 साल, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाया तो वर्ष जो हमने नियम तोड़े हैं इस नेचर का इसकी भरपाई करने के लिए हमें तैयार होना होगा। विंग कहता है मैं कर लूंगा। हाँ। और इतना बोल कर वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। रात के टाइम पे भी वो दोनों वापस से अपने इंटीमेसी वाले कार्यक्रम को जो उसने 2 बार बोला था लेकिन लॉन्ग लॉन्ग टाइम पे अच्छे से एंजॉय करते हैं। अरविंद इतना सेटिस्फाइड हुआ था, मतलब कि उसके जितने भी हॉट थॉट डिजायर्स थे वो सब कुछ ना वांग जी ने कंप्लीट कर दिया था क्योंकि उसने उतना सुना था कि बेचारे के मतलब क्या ही बोलूं मैं। और उसके बाद वो वापस से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वांग जी क्रिस को बोलता है कि उन दोनों के लिए नए वस्त्र लाने के लिए और इसके लिए वो वही वापस से मॉन्क वाले और विंग के लिए अच्छे वाले ड्रेस, दोनों को ड्रेस आते हैं। वो दोनों रेडी होकर जब बाहर आता है क्रिस विंग को देखकर फटाक से मुंडी नीचे कर लेता है। विंग वांग जी को देखता है और हंसते हुए कहता है तो आपने इन्हें डराया है।
वांगजी से कहता है अगर आज के बाद मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी आया ना तुम्हारे दिमाग में, विंग कहता वो तो मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ सकते हो, मैं तो सपने में भी ना सोचूं, अगर मुझे बोलना होगा तो मैं तो लिख दूंगा ना। वांगजी उसे देखते हुए कहता क्या कहा तुमने? कहता है नहीं बोलूंगा बाबा, मजाक कर रहा था। चलो इतना बोला घर के लिए निकल आते हैं। घर आने के बाद पूरी लैंड फैमिली इवन उसके मॉम डैड भी विंग का और वांगजी का वेलकम करते हैं। फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना वगैरह खाते हैं। वांगजी विंग को देख करके सब लोग फैमिली वाले बहुत ही सदमे में चले गए हुए थे, बेचारा हमारा बच्चा का शादी और हमारा बच्चा का मोय मोय हो रखा है। विंग वो सबको देखने के बाद कहता है क्या हुआ, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? इस पे वो कहते हैं "हाँ, कुछ नहीं।" फिर जो हमारे विजांग से थे वो कहते हैं देखिए मुझे पता है कि आप मॉन्क हैं, पर मैं इतना चाहता हूँ कि विंग को कम से कम हम ऑफिशियल वर्क सिखाए ताकि वो फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं सीखना चाहता हूँ ना। जो मेरे हस्बैंड है वो अपना सेलिबसी को कंटिन्यू करेंगे, इतना बोलकर उसे हंस रहा होता है। सबको लग रहा था बेचारा बच्चा हमारा विंग कितना सहनशील बच्चा है, बेचारे सब फैमिली वाले के तो हाँ वो तो आंसू निकल रहे थे। फिर वापस से विंग और वांगजी उस दिन के बाद से वांगजी ने सेलिबसी फॉलो करना बंद कर दिया हुआ था और वो वांगजी विंग के साथ इंटीमेट होता था 2 दिन में या 1 दिन में एक ही बार, क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं तो हमें अपने सीरम सीरम नहीं यार सीमेंस सीमेंस को कंट्रोल करना होता है, हमारे अपने भी जितने भी थॉट डिजायर्स है उसे कंट्रोल करना होता है। हम सेक्सुअल बातें भी नहीं कर सकते, हम सेक्सुअल थॉट्स भी नहीं ला सकते। और जैसे मान लो मैं हॉट पार्ट चलाती हूँ, ठीक है, तो मैं ना बस स्टोरी की तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों का। लेकिन वैसे भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर सब कुछ भी मुझे मेरा ना अच्छे से कंट्रोल है। तो जो लोग सेलिबसी फॉलो करते हैं, जो लोग बड़े में चले फॉलो करते हैं, उनको ना अपने इस थॉट के ऊपर और इस सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना होता है। तो वांगजी को विंग के साथ रहना था, अपना हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी करनी थी, सेलिबसी फॉलो करना था। जिस दिन वो विंग के साथ इन्वॉल्व होता था उस दिन वापस से उसे उतने टाइम जोन पीरियड का वापस से मेडिटेशन करना पड़ता था, डीप डेल्टा स्लीप में जाना पड़ता था। विंग भी इस बात को समझता था। अब वांगजी विंग को वो दे रहा था जो विंग को चाहिए था और फिर विंग उसको वो दे रहा था जो वांगजी को चाहिए था, मतलब कि टाइम मेडिटेशन के लिए। इस तरीके से 3 मंथ बाद विंग प्रेग्नेंट हो जाता है। सारे फैमिली वाले उसके कमरे में खड़े थे विंग को घेर करके, सारे मतलब वीक अंग से आंट लो, अंकल किरण, आयशा, सीचेन, जांगजिंग, जिंगी, उसके मॉम डैड सब ऐसा विंग को देख रहे थे। विंग बेचारा डर के मतलब सबको देख रहा था और हमारा वांगजी सोफा पे बैठे हुए कमल गट्टे की माला जो उसने दूसरा खरीदा था उससे वो जाप कर रहा था। वांगजी मेडिटेशन में था तो उसे कोई पूछ नहीं सकता था। सब लोग खुसर पुसर करते हुए कहते ये कब हो गया, ये बच्चा किसका है? वांगजी को पता चला था मार डालेगा। विंग कहता है आप लोग मुझे डरा रहे हैं। तभी उसकी मॉम कहती पापा तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, क्या तुम 1 साल रुक नहीं सकते थे अपने हस्बैंड के लिए? विंग कहता है आप इन्हें बताते क्यों नहीं है, ये लोग मुझ पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। तब वांगजी आईज ओपन करता है और आते हुए कहता है ये बच्चा मेरा है। सारे फैमिली वाले वांगजी को देख रहे थे और कहते हाँ। वांगजी कहता है वो उस दिन विंग थोड़ा सा ज्यादा नशे में था तो उसने कुछ ज्यादा ही अति कर दिया था जिस वजह से मैं भी बहक गया था और उसके बाद मैंने 7 दिन की फॉलो सिलेबसी को फिर से फॉलो किया था। और वांगजी भी ना झूठ बोलता है और एक कमलगट्टे के माला को ना कस के पकड़े हुए था। सारे फैमिली वाले समझ गए थे चलो कुछ तो अच्छा कांड हुआ। फिर वो लोग विंग का देखभाल करने लगे थे और वांगजी विंग को देख रहा था। विंग उसे मुस्कुराकर अपने मन में कहता है थैंक यू, पर मुझे माफ कर दीजिए, अब आप कितने दिन मुझसे दूर रहेंगे? विंग कहता है वांगजी कहता है विंग से 3 दिन। विंग कहता है धत तेरी के वांगजी कहता है वैसे भी अब तुम प्रेग्नेंट हो तो इस बारे में त्यागना होगा, तो मैं तुम नहीं सोच सकते। विंग कहता है हाँ हाँ वो तो सही कहा आपने, मुझे 2 मंथ 3 मंथ कंट्रोल करना होगा। वांगजी कहता है हाँ। उसके बाद ही विंग कहता है फिर ठीक है। फिर उसके बाद विंग सबसे बातें करता है और वांगजी वापस से मेडिटेशन में आके बैठा हुआ था। 3 दिन तक उसे सेलिबसी फॉलो करना था, मतलब कि वो नहाता धुलता मेडिटेशन में बैठता, मतलब नहाता धुलता खाता मेडिटेशन में बैठता, नहाता और उसके बाद फिर उठता फिर खाता फिर मेडिटेशन में बैठता। तो 3 दिन पूरा करने के बाद एक झूठ का वो उसने समापन कर दिया था। चौथे दिन वो विंग के पास आकर उसे टच करते हुए कहता है कैसा लग रहा है? विंग कहता है अब अच्छा लग रहा है, पर आपको देखकर भी मुझे अच्छा लग रहा था। विंग को ना सुबह सुबह वोमिट होना स्टार्ट हो गया था और थोड़े से पैर वैर भी सूज गए थे, मूड स्विंग होना स्टार्ट हो गया था, स्विफ्ट होना, ये सब कुछ हो रहा होता है। वांगजी से कहता है बच्चा बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा भी है, तुम्हें पता है हमें 2 बेबी होने वाले हैं। विंग मुस्कुराते हुए कहता है क्या सच में? वो कहता है और हाँ तुम्हें याद है ना मुझे जाना होगा? विंग कहता है मुझे याद है, तो जब बच्चे 5 साल के हो जाएंगे तब 7 साल के हो जाएंगे तब आओगे? वांगजी कहता है
विंग कहता है कोई बात नहीं, और उसे वो गले लगाए हुए था। वांगजी भी उसे गले लगाए हुए था, और उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम पीरियड बीत रहा था। अब हालांकि वांगजी विंग के लिए खाना बनाकर ला नहीं सकता था, किसी फैमिली वाले को छू नहीं सकता था, लेकिन उनके टेंट्रम थ्रो करने के लिए सारी फैमिली, इवन उसकी मॉम भी इसी घर में रहने लगी थी। और वो भी अपने घर आती जाती थी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर रहती थी ताकि वो विंग के साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि सबको लगता था कि वांगजी के पास वो उसको देखने के लिए और ये करने के लिए समय ही नहीं है। और इसीलिए सभी फैमिली वाले, इवन जियांग जिंग भी विंग के सारे टैंट्रम को सह रहा था। मतलब सहना नहीं, मतलब खाना बना के देना, उसके सारे नौटंकी झेलना। एक दिन ने तो विंग ने अति कर दी थी, उसने तुरंत बोला था उसे पोहे खाने हैं, फिर उसने बोला था कि नहीं उसे चावल खाने हैं, उसने फिर बोला था नहीं उसे कमलगट्टे का सूप पीना है, फिर उसने बोला नहीं मुझे स्वीट्स खाने हैं। और सारे सेफ उनका दिमाग का दही हो गया था, पर विंग ने एक भी डिश नहीं खाई थी। लास्ट में उसने नींबू पानी पिया था और वो सो गया था। और सारे फैमिली वाले कहते हैं हाँ, बच्चा ज्यादा शैतान लग रहा है। सीजन चिढ़ाते हुए कहते हैं आखिर बाप कौन है? उसका बाप एक सन्यासी इंसान है, तो बच्चा शैतान तो निकलेगा ही ना। पंख जैसे घूर कर देखता रहा, कहता है कौ। सीजन कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो, अगर तुम विंग को ज्यादा ध्यान दोगे, प्यार करोगे, तो वो सही रहेगा ना। जब तुमने उस दिन एक गलती से तोड़ ही दिया था, तो दूसरा भी तोड़ दो ना। पंख जैसे घूर कर देखता रहा, कहता है क्या आप भी? ऐसे करते करते धीरे ना 9 मंथ बीत जाते हैं। विंग उसे पेन हो रहा था, तो वांगजी विंग के हाथों में ये माला देता और कहता है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। विंग कहता है हस्बैंड क्या आज चले जाओगे? वांगजी कहता है नेम सेरेमनी के दिन मैं चला जाऊंगा। विंग रोने लगा था और कहता है पर मुझे आपको देखना है। मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ बॉडी डिजायर पूरे करने से रिश्ते मजबूत तो होते ही हैं, पर साथ रहने से रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हैं। आपसे बातें करना, आपको समझना, आपको देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं कैसे रहूंगा? अंग जी कहता है तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, वो तुम्हें जीना और लड़ना सिखा देंगे। विंग इतना बोल करके और वो उसके साथ था। विंग जिसने 2 बच्चे को जन्म दिया था, और वो दोनों बहुत प्यारे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी, युवान और ईवा। फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि विंग ने 2 बच्चे को जन्म दिया है। अब उनसे आगे की उम्मीद भी नहीं थी कि वांगजी फिर से कभी ऐसा कुछ करेगा, या फिर विंग कभी बेबी देगा या नहीं देगा। सब फैमिली वाले बेबी को लेकर वांगजी के पास आकर कहते हैं इसे आशीर्वाद दो। वांगजी अपने दोनों बच्चे को आशीर्वाद देता और कहता है तथास्तु, अपने लाइफ में तरक्की करो और अपने मॉम का डैड का ख्याल रखना, बाकी सारे घर वालों का भी। बच्चा ना वांगजी को ना धीरे धीरे करके आईज ओपन करके देखता है, देन मुस्कुराकर ग्रीड करते हुए आईज बंद कर लेता है। आप बोलोगे ये कैसे किया? तो भाई वांगजी एक प्योर सोल था, और उसने दीक्षा ली थी तो उसका दीक्षा खत्म हुआ था, पर वो एक मॉन्क था, जिस वजह से उसकी इनर सोल बच्चे की इनर सोल से कांटेक्ट कर पा रही थी। उसके बाद बच्चे को विंग के पास छोड़ दिया जाता है, और वांगजी उसके पास आता है, उसे छूता है और उसे कहता है तुम काफी थक गए हो, तुम आराम करो। फिर विंग को गहरी नींद में डाल देता है। 2-3 दिन तक तो वांगजी बेबी के साथ में हॉस्पिटल में था। वांगजी उन दोनों बेबी को हमेशा प्यार से देखता, उसे आशीर्वाद देता, और अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए उसे कुछ कुछ सिखाता, बताता, ताकि उसे बड़े होने के बाद उसे याद रहे और वो विंग का साथ दे। अब वहीं दूसरी तरफ अब विंग नींद से जब जागता है 2-3 दिन बाद, तो वो वांगजी को ढूंढता है। वांगजी उसके पास ही था और कहता है मैं यही हूँ विंग, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। विंग वो तो डर गया था कि कहीं बिना देखे ही वांगजी से छोड़कर तो नहीं चला गया। विंग रोते हुए कहता है क्या आप नहीं जाएं तो कैसा रहेगा? वांगजी कहता है हम दोनों ने नियति को बदला है, अगर इसे मैं पूरा नहीं करूंगा तो नियति बहुत कुछ कर सकती है, और हम नियति के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए धैर्य रखना, सब ठीक होगा। और ये बोल करके वांगजी उसके साथ था। 6वें दिन जब डिस्चार्ज होता है विंग वहां से, तो उसे घर लाया जाता है। वहां पे सारे फैमिली वालों ने नेम सेरेमनी रखा हुआ था। वांगजी ऊपर आता है, नहाता है, और उसके बाद वो खुद ही आता है प्रीस्ट की जगह पे दोनों बच्चे का नामकरण करने के लिए। विंग वो दोनों बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। वहां पे वो अपनी मॉम को बुलाता है, और फिर विंग के मॉम को दोनों बच्चों को उन्हें देने के लिए कहता है, और विंग आगे बैठा हुआ था। सारे संस्कार वांगजी खुद करवा देता है, और उसके बाद दोनों बच्चे का नाम रख देता है, युवान और ईवा। सारे फैमिली वाले खुश हो गए थे। और फिर वांगजी अपने आई मीन की विंग को और दोनों बच्चों को आशीर्वाद देता है, क्योंकि अभी विंग तो वांगजी नहीं मॉन्क के तौर पे ये सब कुछ कर रहा था। वो सब कुछ हो जाने के बाद वहां पे बस फैमिली वाले ही थे। वांगजी कहता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये सुनकर विंग रो रहा था फूट फूट कर, और उसने ईवा को लिया हुआ था, युवान को उसकी मॉम ने लिया हुआ था। तो लैनी कहती क्या बोल रहे हो वांगजी? वांगजी कहता है मॉम कुछ चीजें हैं जो अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करना होगा। विंग को पता है, हाँ उसे अभी दुख होगा, वो बहुत ज्यादा सदमे में रहेगा, पर उसे बाहर निकालिएगा और उसे जीना सिखाइएगा। और फिर वो उसके पापा के पास आते और कहते हैं विंग को बिजनेस करना सिखाइएगा, ताकि वो अच्छे से खुद को मैनेजेबल बना सके। वो कमजोर नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और समझदार भी है।
अंकल आई मीन कीवी चंग से उनकी सारी बातों को सुन रहे थे। उसके बाद वांग जी कहता है मॉम बस 6 साल, उससे पहले मुझे को ना ही कोई कॉल करेगा ना ही कुछ, अगर कुछ विपदा आती है कुछ आता है तो मैं खुद चला आऊंगा। इतना बोलना हुआ था तो कहता है तुम आओगे ना वांग जी? वांग जी कहता है हाँ मॉम मैं आ जाऊंगा। इतना बोल लास्ट टाइम वांग जी सबसे गले मिलता है, सबसे, इवन सबसे, मतलब कि अपने डैड मॉम अंकल आंटी आइजा सीचेन जियांगचिंग, उसकी मॉम से, उसके डैड से, अपने दोनों बच्चे से, सबसे। अपने दोनों बच्चे के गले में ना एक जेड पेंडेंट का टुकड़ा था जो कि आधा आधा करके उसके गले में डाल देता, कहता विंग ये बच्चे हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर लास्ट में वो विंग को गले लगाता है। विंग बहुत रोता है, बहुत रोता है, कहता है हस्बैंड मत जाइए ना प्लीज। वांग जिसके कान में कहता है नियति विंग हम दोनों ने नियति को चैलेंज किया है, तुम जानते हो ना? तो विंग रोते हुए कहता है फिर उसके बाद वांग जी विंग की फोरहेड पे किस करता है और कहता है मेरा इंतजार करना। इतना बोल वो क्रिस गेट ओपन करता है और वांग जी उसमें बैठकर चला जाता है। विंग नीचे बैठकर फूट फूट कर रोते हुए कहता है हस्बैंड मैं आपका वेट करूंगा, मैं आपका वेट करूंगा हस्बैंड, इतना बोल करके और वो वहां से ना बस बाहर भागता है। जहाँ पे वो आते ही कम से कम ना कार के सामने से आते आते बचा था, जहाँ पे वांग जी कार रोकते हुए कहता है 1 मिनट रुको। फिर वो कार से बाहर आता है और अपने घर के पास एक सर्कल ड्रॉ करता है और वो सर्कल सीधे विंग की तरफ आके लग जाती है। और वांग जी कहता है अब चलो। क्रिस कहता है सर क्या हुआ? वांग जी कहता है हमने नियति को चैलेंज किया था तो नियति किसी न किसी तरीके से हमें मारने की कोशिश करेगी, मुझे जल्दी से जल्दी माउंटेन पहुंचाओ क्रिस। क्रिस कहता है जी सर। वांग जी जब माउंटेन आ जाता है वो उस परिशाला में अंतर करने से पहले कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं सीधे 6 साल बाद आऊंगा। तुम्हारी ड्यूटी है विंग के ऊपर तुम साए की तरह नजर रखोगे सारे काम छोड़कर। क्रिस नीचे बैठता और कहता है जी मास्टर। इतना बोलकर, क्योंकि क्रिस ने भी 1 साल का सेलिब्रेसी लिया था उसके बाद वो वांग जी के लिए काम करना स्टार्ट किया था, तो उसे भी पता था। उसके बाद वो वहां से चला आता है। वांग जी परिशाला में एंटर करते ही मास्टर कहते हैं मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, ये रही तुम्हारी नई माला और वो रहा तुम्हारा आसन, जाओ। वांग जी अंदर जाता है, अपने पूरे बाल छील देता है क्योंकि बाहर आने के बाद उसके बाल ना बड़े बड़े थे, तो वो सारे बाल हटा करके टकला बन जाता है। सब कुछ सारी चीजों को त्याग करता है, जो भी माला था, जो भी मतलब कि विंग से जुड़ी हुई चीजें, मतलब बॉडी और माला यादें जो कुछ भी था, वो नहाता है नमक वाले पानी से और सबका परित्याग करता है उसमें, क्योंकि अब ना वो किसी का बेटा था, ना ही पति था, ना ही बाप था, ना ही भाई था, कुछ नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ एक साधु था, एक मॉन्क था। उसके बाद वो बैठ जाता है। वांग जी दिन भर में एक ही बार फ्रूट का आहार लेता था, अब पानी पीता था, अब मेडिटेशन में बैठा रहता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था। 3 साल 4 साल तो जैसे तैसे करके बीत रहा था, क्योंकि विंग ना बेबी को देखने के लिए, मतलब संभालने में ही 2-3 साल तो घर में लगा देता है। घर में रहकर वो पढ़ाई भी कर रहा था, बिजनेस के बारे में सीख भी रहा था। कभी कभी विंग जब गार्डनिंग वगैरह करता तो अचानक से उसके हाथ से खून बहने लग जाते, मतलब कट जाते तो, या फिर कभी कभी ना फावड़ा वगैरह पे पैर लगते लगते उसके सर्वर ना चोट टूट लग जाती, फूट जाता। लेकिन क्रिस एनी टाइम उसके साथ रहता था। दैट्स वाई आनंद फानंद में उसे पहुंचा देता हॉस्पिटल या बचा लेता था। विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था, पर 3 साल हो चुके थे, अब बच्चे ना 3 साल के हो गए थे, तो लैनी और जो हमारे जो विंग की मॉम थी ना, वो कहती है आप अब हम इसे संभाल लेंगे, अब आप ऑफिस देख सकते हो, पाको आपकी जरूरत है। विंग भी हाँ कर देता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने वाला होता है तो विंग ना क्रिस को कहता है क्या आप मेरे साथ जाएंगे काका, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ सोचा। क्रिस कहता है वैसे वांग जी सर उनके दिमाग ना सब पढ़ सकते हैं सबके। विंग कहता है मुझे नहीं पता था इसीलिए मैंने ऐसा कुछ बोला। फिर वो अपने पा के सेक्रेटरी जो उसके लिए रखा होता हान, उसको बोलता है तो भी मेरे साथ चलो। फिर विंग और वो लोग जब जा रहे होते हैं, अचानक से विंग के कार के सामने में ना एक बुढ़िया आ जाती है, जिस देखकर वो कार रुक जाता है और विंग के सर में चोट लग जाता है और खून बहने लगा था। क्रिस कहता है सेट हॉस्पिटल दो। वो हॉस्पिटल लेकर आता है, उसका बैंडेज वगैरह कर देता है। तो हान कहता है सर हम ऑफिस चले या घर? कहता है मेरे सर में चोट लगा है और मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना है। क्रिस भी इस बात को समझता था। उसके बाद वो उसे लेकर आता है। आज पहला दिन था तो विंग ना पूरा ऑफिस का मुआयना करता है, फिर उसके पापा उसे बताते हैं। क्रिस भी काफी एक्सपीरियंस था, दैट्स वाई वो उसके साथ रहता है और उसे सिखाता है और बताता है। विंग अपना काम कर रहा होता है। अब जब अचानक से क्लीनर होती है ना, क्लीनर वो क्लीन करने के लिए जब आती है तो विंग जो कि कॉफी लेकर के दूसरी साइड जा रहा था, जस्ट पोछा मारा था, दैट्स वाई वो कॉफी लेते ही सीधे नीचे गिर जाता है। वो कप टूटता है और वो जो कप का जो टुकड़ा होता है ना, विंग के हाथ में हल जाता है। विंग कहता है ये क्या हो रहा है? पर वांग जी उसे ये सब कुछ ना पता चल रहा था कि विंग के साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उसे वो उससे जुड़ गया था, दैट्स वाई। क्रिस फटाक से उसके पास आता है क्योंकि वांग जी और क्रिस ना एक दूसरे से टेलीपैथिकली कन्वर्सेशन कर सकते थे।
उसके पास आते ही उसके हाथों को बैंडेज कर देता है और कहता है अब ठीक है ना। विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर उसके बाद कहता है आपको ध्यान रखना होगा 3 साल और। विंग कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ तो होता ही आ रहा है पर पता नहीं क्या ही होने वाला है। इतना बोलकर वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे छोटे मोटे हादसे ना विंग के साथ अक्सर हो जाया करते थे और फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे कि विंग के साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा उसके हाथ ना वो टूटा फूटा बन के मतलब क्यों घूमते रहता है। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब तक विंग ना दोनों बच्चे के साथ रहता विंग के साथ कुछ भी नहीं होता, पर जैसे ही बच्चे से वो दूर होता तो विंग के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता था। अब वहीं दूसरी तरफ वांग लिंगजाओ जो कि प्रेग्नेंट थी। हम वापस बैक चलते ठीक है ना। धीरे धीरे करके उसका टाइम पीरियड बीतता है और विंग का जब 7वां महीना चल रहा था तो वांग लिंगजाओ का ना 9वां महीना चल रहा था। तो वो ना जस्ट बताती है वेंचाओ की कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है। तब तक वेंचाओ की कंपनी ना बैंकरप्ट कर दिया गया था क्रिस के द्वारा। और उसे ये भी बताती है कि उसे उसके साथ नहीं रहना है, उसके बच्चे के लिए उसे एक अच्छा और वेल्दी फादर चाहिए। तो वेन चाओ से कहता है तुम्हारी वजह से मैं पिछली लाइफ में विंग को मैंने धोखा दिया, उसकी कंपनी हरपी उसे जान से तक मार दिया, लेकिन तुम क्या निकली, हाँ तुम अभी भी पैसे की लालची औरत। इतना बोलकर वेन चाओ ना वांग लिंगजाओ के साथ में झगड़ा करता है। अब वांग लिंगजाओ क्या करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए बांस लेकर वेन चाओ को मार देती है और वहां से भाग जाती है। और उसके बाद वो दूसरे बिजनेसमैन को पटा करके और उस शहर ही छोड़ देती है। इधर वेन चाओ कुत्ते की तरह कुट पीट जाने के बाद वहां पे पड़ा हुआ था। फिर बाद में उसके सर्वेंट्स उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उसे उसे हॉस्पिटल भी देने के भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके वो जब बाहर आता है उसके जो मॉम डैड थे ना वापस से उसे बहुत सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी जिद की वजह से ये हो गया, देखो अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो नहीं होता, हमारे पास पैसे होते सब कुछ होता, तुमने ऐसा क्यों किया। वेंचा उसे बताता है कि उसे लगा था कि विंग उसे ही चुनेगा और उससे ही शादी करेगा, लेकिन सब कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाएगा उसे नहीं पता। उसके डैड कहते हैं हम उसके फादर के पास भी गए थे कि हमें लोन दे दे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हमारे सारे कंपनी को उन लोगों ने ही खरीद लिया है। अब तो हम भीख ही मांग सकते। इतना बोलकर वो लोग अपने गाँव चले जाते हैं और वेंचाओ यहाँ रह जाता है। वेंचाओ कितनी बार कोशिश करता विंग से मिलने के लिए लेकिन वो मिल नहीं पाता। विंचाओ सोचता है कि वो विंग से मिलेगा, देखेगा, उससे बात करेगा, लेकिन देख नहीं पाता। धीरे धीरे करके विंचाओ इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसने जब सुसाइड करने के बारे में सोचा मौत भी उसे नसीब नहीं हुई थी और उसकी पूरे बॉडी ना पैरालाइज्ड हो गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में। और विंचो अपनी सारी चीजों को याद करते हुए देख रहा था कि कितना उसने विंग को तरपाया था, कितना उसे परेशान किया था, हर बात पे उसका तिरस्कार करता था, उसे धुतकारता था और वांग लिंगजाओ के पास चला जाता था। आज वही वांग लिंगजाओ उसे लात मारकर किसी और के साथ चले गई थी। विंजाओ को अपने सारे कर्मे का हिसाब मिल रहा था और वांग जी की कही बातें भी सच हो रही थी। जैसे जैसे विंग को उसने तरपाया था वैसे वैसे तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसी से सिमिलर सिमिलर चीजें वांग जी विंचाओ के साथ में होना स्टार्ट हो गया था। और विंचाओ 2.5 साल के बाद ही वो डेथ कर जाता है। विंग को पता ही नहीं है कि विंचाओ डेथ कर चुका है। विंचाओ लास्ट टाइम मरते हुए कहा था कि जब मेरी इतनी मौत दुर्गति वाली हुई है तो तुम कैसे खुश रह सकते हो विंग। और लास्ट टाइम ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को। जिसके बाद विंग के साथ ये सभी चीजें और ज्यादा मात्रा में होना स्टार्ट हो गया था और वांग जी को भी पता था कि वो भी नियति को खेल कर आया है। दैट्स वाई नियति अपना हिसाब किसी न किसी तरीके से ले ही लेती है। वेंचाओ के मारे जाने के बाद मतलब मर जाने के बाद उसके मॉम डैड उसको दफना देते हैं। अब बहुत ही कम रिचुअल्स के साथ में रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ऊपर जाने के बाद वेंचाओ जब पूछता है ईश्वर से कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि वो पहले से ही एक सोल के 2 पार्ट थे, बीच में तुम आए जिससे कि वो रास्ता भटक गया, उसे अपनी मंजिल का पता नहीं था, तुमने उसका फायदा उठाया, तुमने उसकी नियति बदल दी, तो आखिरकार नियति को बदलना ही था। अब जो कि तुम तीनों एक दूसरे से बंधे हुए थे इसलिए एक का तो मरना तय था। अब दूसरा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है और जब वो वहां से वांगजी को देखता है जो कि वांगजी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहता है तो वो मॉन्क उसकी नियति है। वो ईश्वर कहते हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो हजारों साल का एक ऐसा दीप बोल सकते हैं जो कि उसकी नियति बार बार इसी से टकराएगी, वो चाहे कहीं पे भी पैदा हो, कहीं पे भी जन्म ले ले, किसी भी टाइम जोन में चला जाए। ये बोलकर वेंचाओ को आगे की यात्रा की तरफ भेज दिया जाता है। वेंचाओ भी अपनी गलती को स्वीकार कर चुका था। इधर वांग जी विंग के लिए और ज्यादा प्रे करने लगा था। अब वापस से हम आते करंट स्टोरी पे। विंग ऑफिस खत्म होने के बाद बाहर आता है और वो वेंचाओ के बारे में सोच रहा था। अचानक से क्रिस कहता है सर आप बुरी चीजों को नहीं सोच सकते। विंग उसे हाँ करके देखकर कहता है तुम भी सुन सकते हो। वांग जी क्रिस कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ उस जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हो, इसलिए तो
विंग कहता है हाँ, सबके पास अलग अलग पावर है, एक लगता है मैं ही पावरलेस हूँ। क्रिस कहता है आइसक्रीम खाने चले सर। विंग कहता है और बच्चों के लिए भी लेके चलना है। उसके बाद दो लोग आइसक्रीम पार्लर आते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, देन घर के लिए आ जाते हैं। ऐसे करते हुए ना नॉर्मली ना धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा था, पर ऐसा नहीं था कि विंग के साथ हाथ से होना बंद हो रहा था। विंग आज इस वाली अब पूरे ना 6 साल हो चुके थे। जब नीचे आता है तो सारे बच्चे ना ऐसे बोल रहे थे कि हमें अम्यूजिंग पार्क जाना है, हमें अम्यूजिंग पार्क जाना है। तो विंग कह देता है कि ठीक है, चलो चलते हैं हम घूमने के लिए। तो क्रिस भी कहता है ठीक है। उसके बाद जो जिंगी था ना वो भी कहता है कि मैं भी चलूंगा। तो जिंगी को लेकर के विंग और इवान और क्रिस सब लोग अम्यूजिंग पार्क आ गए थे। तो जो जियांगजिंग था वो कहता मैं भी चलता हूँ, वो भी आ गया हुआ था। विंग कहता है मैं सारे बच्चों को लेकर के वो रोलर कोस्टर पे जा रहा हूँ, आप लोग इधर हो आइए। तो वो लोग चले गए थे दूसरे वाले में और वो लेकर के बच्चों को बैठ गया था रोलर कोस्टर में। वो लोग जब बैठे हुए थे ना तो विंग ना उसकी हार्ट बीट ना बढ़ी हुई थी। तो उसके दोनों बच्चे उसके हाथ को टैप टैप करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ आपको मम्मा। विंग कहता पता नहीं क्यों पर अजीब सा लग रहा है। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है ठीक है चलिए हम चलते हैं। फिर रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है। अब वो 2-3 राउंड रहता है ना, तो जब फर्स्ट राउंड हुआ वो ठीक था, दूसरे राउंड में ना क्रैक होने लगा था। तो सब लोग इधर उधर देखने लगे थे कि क्या क्रैक हो रहा है, पर बीच वाला एक टूल ना टूट गया था। और जैसे ही वो घूम करके वहां तक आने वाले थे ना हर चीज रुक गई थी। और इवन ना विंग ना मतलब वहां से सीधे आधा ना उसका फिक गया था और वो हवा में ही रुक गया था। तब विंग जो कि अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था, युवान और युवा कहते हैं मॉम डैड। अरे ना बोल करके वो जब देखता है तो वांग जी वहां पे पूरे मॉन्क वाले ये में ना सामने हवा में फ्लाई कर रहा था। वो फटाक से उस रोलर कोस्टर को बैक करता है, सभी चीजों को बैक करते हुए उसे नीचे वापस लाके खड़ा करता है और खड़ा करने के साथ ही उसमें से विंग और बच्चों को निकालता है और फिर उसे वापस से उस टाइम में भेज देता है जब वो होने वाला था। क्योंकि अगर वो बच्चे निकल जाएंगे तो ये मौत का पीरियड भी खत्म हो जाएगा। उन दोनों को निकाल कर उसे सेव करता है, देन रोलर कोस्टर को वापस से चला देता है। रोलर कोस्टर वाला बाकी सारे लोग को समझ नहीं आया था कि क्या हुआ। फिर जब विंग उस रोलर कोस्टर को देखता है तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया था, सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया था, थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद वो रोलर कोस्टर रुक गया था। विंग उसे देखकर कहता है मैं बैठा था इसलिए ऐसा हुआ था क्या। मोंग जी कहता है तुम उस ब्रिज से कूदने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद तुमने अपनी जान दे दी। मैंने कहा था ना नियति दोहराती है। विंग उसके पास आकर कहता है आप सच में हैं या मिथ है। वांग जी कहता है मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, यहाँ से निकलो खतरा है। विंग तीनों बच्चों को कहता है चलो हम बाहर चलते हैं। जियांग चेंग और जो क्रिस था ना वो सब जब बाहर आते हैं तो देखता है कि एक ना ऐसे ना हवाई व्हील ना ऐसे नीचे तक गिरने ही वाला है। क्रिस भागते हुए आता है, उन दोनों को पीछे करता है और उसके पैर में चोट लग जाता है। क्रिस कहता है सर जल्दी कार के पास चलिए। जियांग चेंग जिंगी को और ईवा को पकड़ता है, विंग युवान को लेता है, देन भागना शुरू करता है। क्रिस उसके बीच में खड़ा था और उसके बाद उसको लेकर जा रहा होता है क्योंकि नियति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। विंग उसके पास आते हुए कहता है अगर मेरा मरना तय है तो आप हटिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कुछ भी हो। क्रिस कहता है मैंने अपने मास्टर को वचन दिया है इसलिए मुझे ये करना होगा। और इतना बोलकर वो जो व्हील था ना वो सीधे क्रिस के ऊपर गिर जाता है और क्रिस जिसके सर ना फट गए थे और विंग चिल्लाता है। और तभी वहां पे लैंड फैमिली भी आ गई थी और साथ में वी की फैमिली और वांगजी भी आ गया हुआ था। आते ही सबसे पहले तो एम्बुलेंस को भी वो लेके आया हुआ था। सबसे पहले तो क्रिस के माथे पे हाथ रखता है और उसको अपना वाला जो ऐसे तौलिया लपेटे हुए था ना उसको बांध देता है, कंधे पे रखता है, वो उसको बांध देता है, उसे एम्बुलेंस में डालता है। विंग को देखता है जो कि इसके हाथ वगैरह भी छिल गए हुए थे। युवान जिसने अपनी पावर से रोका हुआ था क्योंकि उसने भी जेट पंडित पहना हुआ था और उसे अपने पापा की सारी बातें याद थी। उसके पापा उसे मन से कहते तुमने बहुत अच्छा किया युवान। उसके बाद विंग को भी लेकर हॉस्पिटल आया जाता है। क्रिस आईसीयू में भर्ती था और सारे फैमिली वाले कहते हैं वांग जी तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, अब थोड़ा देर पहले चलते हैं। जैसे ये सब कुछ हुआ वैसे ही वांग जी कार्ड में से कॉल करता है अपनी मॉम को। फर्स्ट रिंग में तो वो लोग कॉल नहीं उठाती, सेकंड रिंग में उठाती, कहती है क्या हुआ वांग जी, क्या तुम घर आ रहे हो जो तुम मुझे कॉल कर रहे हो। वांग जी कहता है मॉम विंग की जान के खतरा है, आपसे जल्दी से जल्दी अमेजिंग पार्क पहुंचे एंड देन हाँ सब लोग जाए। इतना बोलकर उसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करके वहां बुला लिया हुआ था बैक टू द करेंट। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। विंग ना मरहम पट्टी हो जाने के बाद फटाक से वांग जी को गले लगाते हुए कहता है क्या आपका दीक्षा पूरा हो गया। वांग जी कहता है हाँ पूरा हो गया। विंग फूट फूट कर रोने लगा था और कहता है मेरी वजह से क्रिस को की ऐसी हालत हो गई, मैं क्या करूं, मैं खुद को माफ भी नहीं कर सकता। जैसे वांग जी कहता है नियति के साथ देने वाले के साथ भी ऐसा ही होता है। अब नियति टल गई है और हादसा भी इतना सुनना हुआ था। तो विंग कहता है कैसे किया। वांग जी कहता है मैंने स्पिरिचुअल माला तोड़ दी। वो सुनकर वो उसे जब देखता है तो कमल गट्टी की माला थी, उसके गले में जो बीट्स वाली माला थी जिसमें पावर एकत्रित हुआ था 6 सालों में, वो सारी पावर ना वांग जी ने काल को सौंप दिया था। ये सुनकर विंग कहता है
तो अब क्या? विंग कहता है, तो वांगजी से कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ जीवन आराम से जी सकता हूँ, मरने के बाद का तुम नहीं जानो तो बेहतर है। विंग कहता है, क्या सच में? वांगजी कहता है, इतना बोलकर उसको किस करता है। तभी युवान कहता है, डैड क्या सच में आप हमारे साथ रहेंगे? वांगजी कहता है, तुम्हारे साथ, ईवा के साथ। फिर वांगजी दोनों बच्चों को गले लगाते हुए कहता है, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ईवा विंग के बैग को पकड़ी हुई थी जिससे कि उसका कर्मा कट गया था, और युवान जो कि उसने अपने जेट को पकड़ा हुआ था और क्रिस अंकल को पकड़ा हुआ था, जिससे कि वो मरते मरते बच गए थे। और यहाँ पे दोनों बच्चे एक मॉन्क के बच्चे थे, दैट्स वाई उनके पास भी एक स्पिरिचुअल पावर थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि पेशेंट खतरे से बाहर है, थोड़ी देर बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। वांगजी क्रिस को देखने के लिए आता है जब उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम सच में मेरे शिष्य बनने लायक हो क्रिस, तुमने अपनी पूरी श्रद्धा दिखाई आजीवन, जब तक मैं जहाँ पे भी रहूंगा वहां पे तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये बोलते हुए उसके हाथों को लेता और उसमें ना एक कमल बीट्स वो लेके आया था, उसका अंगूठी बनाकर उसके हाथ में डाल के उसे ऐसे ना गायब कर देता है। क्रिस जो कि ऊपर से उसकी बॉडी बेहोश थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसका माइंड उसे इनर कांटेक्ट कर सकता था, इसलिए कहता है, मास्टर तो क्या मैंने अच्छा किया? वांगजी कहता है, ये तुम्हारा उपहार है, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। क्रिस कहता है, थैंक यू सो मच मास्टर, वैसे मैं कब तक रिकवर हो जाऊंगा? वांगजी उसकी बॉडी को देखकर कहता है, 1 मंथ। वो कहता है, ठीक है, 1 मंथ मैं आपको देखना चाहता हूँ, अपने मास्टर को। इतना बोलकर क्रिस वापस से सो जाता है। उसके बाद सब लोग क्रिस को देखते हैं और फिर उसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं। वांगजी कहता है, मुझे स्नान करना होगा। फिर वो अंदर जाके नहाने लगता है तो ईवान कहता है, मम्मा आपको भी जाना चाहिए। विंग कहता है, ठीक है। और सारे लोग नीचे थे और दोनों बच्चों को देख रहे थे, सब लोग थोड़े डरे हुए थे। फिर जंगजिंग कहता है, मैं सबके लिए खाना बनाता हूँ। तो सीचन उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जंगजिंग कहता है, ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतनी आंखों के सामने में एक ऐसे ऐसे हो गया। तो सीचन कहते हैं, एक्चुअली में जो कुछ भी हुआ है वो सब वांगजी को पहले से ही पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। तो जियांगजिंग कहता है, कम से कम सब कुछ अच्छा तो हुआ, अंत भला तो सब भला। इतना बोलकर वो किचन में चला जाता है। सीचन कहता है, हाँ वो तो है। फिर वांगजी जब नहाने के बाद बाहर आता है तो विंग खड़ा था, उसके हाथ में टावल था। वांगजी उसे ले लेता है, कहता है, क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते? अब तुम्हारे अंदर किस करने की इच्छा नहीं हो रही है? विंग कहता है, क्या मैं सच में ऐसा कुछ कर सकता हूँ? वांगजी कहता है उसके कान में, मैंने कहा ना मेरी दीक्षा पूरी हो गई है, तो तुम्हें कभी भी ये सोचने और संकोच करने की जरूरत नहीं। इतना बोल वो टॉवल फेंक करके विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि सदमे में ही चला गया था और कहता है, ओ माय गॉड। उसके बाद वांगजी उसके साथ लगा हुआ था और थोड़ी देर बाद वो वापस से उसे एक राउंड कंप्लीट होता है। तो विंग कहता है, तो क्या हम हमेशा एक ही बार करने वाले हैं? वांगजी इस पे कहता है, वो तो मेरे मूड के ऊपर है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, धत तेरी के, हमें नीचे चलना चाहिए। फिर वांगजी कहता है, फिर उसे लेकर वॉशरूम आता है, नहाता है, वहां पे भी एक राउंड कंप्लीट करने के बाद दोनों कपड़े बदलते हैं। अब सब लोग जब विंग के कपड़े बदलते हुए देख चुके थे तो समझ गए थे, हाँ भाई हाँ, कांड करके आए हो, आओ बैठो। उसकी मोम लोग सब लोग खुश थे। उसके बाद कंसस्टेंट कहती है, तो वांगजी अब आप नहीं जाएंगे ना? वांगजी कहता है, मेरी दीक्षा पूर्ण हो गई, जिस उद्देश्य के लिए मैं गया था वो भी टल गया है। फिर वो बताता है कि एक्चुअली में मेरा और विंचो का रीबर्थ हुआ था। सारे फैमिली वाले शॉक्ड थे। सीचन कहता है, तभी मैं समझू कि इतनी जल्दी भागकर क्यों आया था। फिर वो सारी बात बता देता है और कहता है, हमने नियति को तोड़ा था, इसलिए नियति ने अपना रास्ता चुन लेती है ना, इसलिए मैंने अपनी सारी शक्तियाँ काल को समर्पण कर दिया है। तो उसकी मॉम कहती, इन 6 सालों का क्या वांगजी? वांगजी कहती है, सिद्धियाँ तो अभी भी मेरे पास है, बस यही है कि मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, मैं अपनी चीज़ों को एकत्रित नहीं कर सकता। मैं एक आम इंसान बनकर जीना चाहता था अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए। इतना बोलकर सबको देखता कहता है, आप खुश नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ हूँ? सब लोग हंसने लगे थे, कहते हैं, हाँ, ये तो सही कहा। फिर जियांगजिंग कहता है, खाना बन गया है, चलो खाते हैं। और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तो इसी के साथ ये टाइम ट्रेवल वाली टाइम ट्रेवल है रीबर्थ वाली वन शॉट स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। जैसा भी लगा हो आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।